हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अमित डिमरी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में और आने वाली 3-4 वीडियोस में हम जो आपकी किताब है भारत में आर्थिक विकास और नीतियां भाग 2, जो कि बी ए 6 सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर के अंतर्गत जो आपकी किताब है भारत में आर्थिक विकास और नीति, इसके अंतर्गत आपके कुल 4 चैप्टर हैं जो कि आपको इस पेज पर दिख रहे होंगे। पहला है समष्टि अर्थशास्त्र की नीतियाँ और उनका प्रभाव, और दूसरा चैप्टर है कृषि नीतियाँ और प्रदर्शन, तीसरा है उद्योग नीतियाँ और प्रदर्शन, और चौथा चैप्टर है सेवाएं और व्यापार। इन 4 चैप्टर को इस बुक के अंतर्गत दिया गया है और आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो में हम इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे जो कि है समष्टि अर्थशास्त्र नीतियाँ और उनका प्रभाव, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसकी क्या क्या नीतियाँ होती है और उसका पूरी अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार और उसके जो प्रभाव हैं वो किस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखाई देते हैं। इसकी आज हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहले चैप्टर की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हम समष्टि अर्थशास्त्र से हम क्या समझते हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसे समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, पूरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी कारक हैं, चाहे वो जनसंख्या है, चाहे वो हमारे पास श्रम है, भूमि है, पूंजी है, बैंक है, जितने भी कारक हैं एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, एक देश के अंतर्गत, जो कि किससे संबंधित है, मुख्य तौर पर जो है पैसे से संबंधित है और किसी न किसी रूप में प्रत्यक्षतः और यानी कि सीधे और इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसे से जुड़े हुए उन सभी कारकों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको थ्योरेटिकल रूप में क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो अगर हम इसको जब हम कंपेयर करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र से तब हम इसको बेहतर ढंग से समझ पाते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। आपने 11th-12th और उससे आगे के जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे उन सभी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझा होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। जब हम व्यष्टि की बात करते हैं यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल का मतलब होता है छोटे स्तरों पर। जब हम छोटे लेवल पर चीज़ों का आर्थिक तौर पर अध्ययन करते हैं, किसके तौर पर, आर्थिक तौर पर। हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, आर्थिक चीज़ों से संबंधित, यानी कि पैसे से, धन से संबंधित है। तो जब हम उसका अध्ययन करते हैं छोटे स्तर पर, छोटे स्तर का मतलब एक व्यक्ति से संबंधित, एक परिवार से संबंधित, किसी कंपनी से संबंधित या किसी बहुत ही छोटे क्षेत्र से संबंधित जब हम चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। फिर अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं, जब व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझते हैं तो उसके कंपैरिजन में हम समष्टि अर्थशास्त्र को भी समझते हैं। समष्टि मतलब समस्त, यानी कि वृहद लेवल पर, यानी कि बड़े लेवल पर, यानी कि किसी देश के अंतर्गत पूरे लेवल पर या बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत जब हम चीज़ों को समझते हैं कि उस देश के अंतर्गत जनसंख्या की जो कार्य कौशल क्षमता कितनी है, जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है उस देश की, ठीक है, उस देश में रोजगार इसका स्तर क्या है, बेरोजगारी का स्तर क्या है, महंगाई का स्तर कितना कितना किस समय रहा है, ठीक है, और मंदी किस तरीके से काम कर रही है, महंगाई किस तरीके से काम कर रही है, उस देश की सरकार जो है किस तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नीतियाँ बना रही है, लोगों के कल्याण के लिए नीतियाँ बना रही है। तो जब हम बड़े स्तर पर इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो इन चीज़ों को अध्ययन किया क्यों जाता है, ये हमारे माइंड में जो है क्वेश्चन आना चाहिए, आता भी है कि इन चीज़ों का अध्ययन करने के पीछे क्या उद्देश्य है, बेसिकली क्या पर्पस है। तो पर्पस बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही जो है नॉर्मल सा है कि किसी भी देश का जो है कल्याण करना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश की जनसंख्या का कल्याण करना ही मुख्य उद्देश्य है ना। किसी देश में की जीडीपी बढ़ रही है, किसी देश की जो है रोजगारी बढ़ रही है यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, उस देश का आधारभूत ढांचा बढ़ रहा, अच्छा हो रहा है, यानी आधारभूत ढांचे का मतलब होता है जो भी चीज़ें जैसे कि सड़कें, वो पुल और संचार व्यवस्था, रेलवे, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत, बहुत सारी चीज़ें जो आधारभूत संरचना के अंतर्गत आती है। जब ये सभी चीज़ें बेहतर हो रही है, क्यों बेहतर हो रही है, क्योंकि जो देश की सरकार है वो चाहती है कि देश के लोगों का क्या हो, कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या का
कल्याण हो, उनके लिए बेहतर ढंग से सुविधाएं प्रदान की जा सके, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। अंतिम लक्ष्य क्या ही होता है, यही तो है। उसके लिए हम क्या है, अध्ययन करते हैं चीज़ों का, और जो चीज़ें खराब हैं उनको बेहतर ढंग से करने का प्रयास करते हैं, उनको पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती है, उनको पॉलिसीज़ में चेंजेस किया जाता है, ठीक है, देश की सरकार के द्वारा और देश की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। जैसे आरबीआई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, देश की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये दोनों आपस में किस तरीके से जुड़ के काम करते हैं ताकि देश की जनसंख्या का अंतिम रूप से कल्याण किया जा सके, उनको बेहतर जीवन की सुविधाएं प्रदान की जा सके, ठीक है। तो अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा, यही है। इन चाहे वो किसी भी चीज़ का अध्ययन हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, अंतिम रूप से लक्ष्य क्या है, एक ही है, जनसंख्या का कल्याण करना, आर्थिक रूप से उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास प्रोवाइड करना, ठीक है। ये तो हमारी रही बेसिक चीज़, ठीक है। लेकिन अब हम आगे देखते हैं कि जो हम कल्याण कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हमने जो है लिखा कि कल्याण कर रहे हैं और हो गया। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देश की सरकार को, देश की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, चाहे वो आरबीआई हो या अन्य संस्थाएं हैं, आपस में बैठकर नीतियां बनानी पड़ेंगी, आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपस में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। सामंजस्य बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। सामंजस्य का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन करना, आपस में चीज़ों को समझना, आपस में प्लानिंग करना, यानी कि सामंजस्य करना, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स को आप जरूर अपनी राइटिंग में यूज़ करें ताकि लगे कि हाँ आप इकोनॉमिक्स के जो विद्यार्थी हैं, और इस तरीके की शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी का अवश्य यूज़ करें, ठीक है। तो जो देश मुख्य रूप से हमने क्या देखा, कल्याण करना ही मुख्य उद्देश्य है। वो कल्याण कैसा, आर्थिक कल्याण बेसिकली, ठीक है। आर्थिक कल्याण होगा तो बाकी सभी तरीके के कल्याण यानी कि बेहतर ढंग से हो पाएंगे। तो मेन क्या है, कल्याण किस रूप में, आर्थिक रूप में कल्याण करना, और बाकी सभी चीज़ें इससे इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन आर्थिक कल्याण तो हमने सोच लिया कि ठीक है करना है, लेकिन किस बेसिस, किस तरीके से करना है, वो चीज़ महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों करना है ये देखते हैं हम कि कल्याण करना क्यों है, ताकि देश में रोजगार का स्तर बेहतर हो, ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है, लोगों और आर्थिक स्थायित्व हो। आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व का क्या मतलब होता है, स्थायित्व को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि महंगाई का जो लेवल है वो एक, यानी कि देश में जो लेवल है महंगाई का वो एक लेवल पर बना रहे। ऐसा नहीं है कि कभी अचानक से महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, अचानक से जो है रेट गिर जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से बढ़ रहा है एकदम से घट रहा है, इस तरीके से चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत फास्ट हो रहे हैं, और लोग जो है, जनसंख्या जो है, और संस्थाएं जो है, देश की सरकार जो है, इसके अनुरूप नहीं चल पाएंगी इतनी फास्ट अपने आप को। इतने बड़े देश में जिसकी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी फास्ट अपने आप में चेंजेस कर पाए। तो स्टेबिलिटी का होना आवश्यक है। स्टेबिलिटी मतलब वो चीज़ें हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो, उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। यानी कि स्थायित्व का मतलब होता है स्टेबिलिटी, चीज़ें कंट्रोल में हो, ठीक है। महंगाई एकदम से, ऐसा नहीं कि एकदम से बढ़ गई या फिर एकदम से मंदी आ गई, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब कि चीज़ें कंट्रोल वे में आगे बढ़नी, नियंत्रित तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें महंगाई की, ठीक है, अभी हम समझेंगे महंगाई का मतलब क्या होता है, कब होती है महंगाई, कब होती है मंदी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, आर्थिक स्थायित्व, ठीक है, यानी कि इन नीतियों को बनाने के पीछे क्या कारण है, रोजगार प्रोवाइड करना, आर्थिक स्थायित्व प्रोवाइड करना, ठीक है। और फिर हम आगे देखते हैं कि इसका और क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब नीतियाँ बनाने से और क्या मतलब है, देश में आर्थिक स्थायित्व होगा, रोजगार होगा, जीडीपी को बेहतर करना है। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है वो भी हम बेहतर ढंग से समझते हैं। अभी जीडीपी का बेसिक मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कितना है, उसको हम जीडीपी कहते हैं, सिंपल सी है ना। जीडीपी बेहतर हो, देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़े, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारे क्या है, लक्ष्य हैं, है ना। इन्हीं से क्या होगा, देश का कल्याण होगा। अगर ये सब चीज़ें, और भी वो कई सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, अगर ये चीज़ें बेहतर होंगी तो अंतिम रूप से लोगों का कल्याण होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी देश की, है ना। और देश जो है विकासशील, भारत को क्या बोला जाता है, विकासशील राष्ट्र। और विकासशील के अगला स्टेप क्या होता है, विकसित राष्ट्र, यानी कि डेवलप्ड कंट्री भारत बनेगा अगर ये चीज़ें बेहतर ढंग से चलती हैं, ठीक है। तो इन नीतियों का उद्देश्य क्या होता है, कल्याण करना। और कल्याण कैसे होगा, जब ये सभी फैक्टर बेहतर होंगे, है ना। लोगों के हाथ में जो है पैसा पहुंचेगा, है ना, लोगों के हाथ में जो है पैसा पहुंचेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वित्तीय, अगर हम
अच्छे टर्म में जाएं तो वित्तीय समावेशन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म में वित्तीय समावेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स को आपको यूज़ करना है अपनी राइटिंग में, आंसर राइटिंग के दौरान। ठीक है, वित्तीय समावेशन को जब हम लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाएंगे तो उससे लोगों के पास जो है क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति मतलब खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और लोग खर्च कर पाएंगे, जिससे देश में जो है, अगर उसको कंट्रोल वे में किया जा रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि लोगों के हाथ में एकदम से ज़्यादा पैसा दे दिया जाए तो उससे चीज़ें खराब हो सकती हैं। यानी कि पैसा तो देना है लेकिन कंट्रोल वे में देना है। ठीक है, उस तरीके। तो ये चीज़ें आपने देखी, इनको अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर एक आपको चीज़ इंपॉर्टेंट है समझनी, वो क्या है? मुद्रास्फीति क्या होती है, यानी कि महंगाई का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनको आपको इनकी नॉलेज होना जरूरी है अगर आप इस बुक को समझना चाहते हैं या इस चैप्टर को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, तो इन वर्ड्स की नॉलेज होना जरूरी है। एक तो होता है मुद्रास्फीति, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? महंगाई। ठीक है, इन्फ्लेशन जिसे बोला जाता है। दूसरा होता है मंदी। मंदी मतलब डिफ्लेशन या फिर डिप्रेशन जिसको बोला जाता है। तो ये कब होता है, क्यों होता है? मुद्रा क्या होती है आपको समझ आता है? ठीक है, मुद्रा का मतलब पैसा। ठीक है, जो पैसा है उसका जो है वैल्यू कितनी है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? मुद्रा। मतलब जो भी देश है, भारत का क्या है? रुपया है, उसकी वैल्यू क्या है वो चीज़ डिपेंड करती है अलग अलग देशों में। ठीक है, तो महंगाई, महंगाई का बेसिक मतलब क्या होता है? ठीक है, महंगाई का बेसिक मतलब क्या होता है? महंगाई कब होगी किसी देश में? जब लोगों की जो है, जब हम कहें, हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली डिमांड और सप्लाई का ही पूरा गेम है। डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम ही क्या है? इकोनॉमिक्स तो है, अर्थशास्त्र यही है। तो डिमांड का मतलब मांग, सप्लाई का मतलब पूर्ति या फिर आपूर्ति भी इसको हम बोलते हैं, पूर्ति या फिर आपूर्ति। इन दोनों का ही बेसिक गेम क्या है? इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये हम बेहतर ढंग से जानते हैं। तो महंगाई कब होगी आप बता सकते हैं? सोच के बताइए ज़रा। ठीक है, महंगाई का मतलब क्या है? महंगाई कब होगी? जब जो है डिमांड तो बढ़ रही है। ठीक है, डिमांड मतलब मांग, लोगों की मांग बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जो आपूर्ति या सप्लाई है वो उसके एक साथ नहीं चल पा रही है या फिर उससे कम रह गई है। ठीक है, अगर मान लीजिए मांग का लेवल ये है तो सप्लाई जो है इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रही है, किसी कारणवश कम हो गई है या फिर इतनी ही रह गई है, लेकिन मांग के अनुरूप नहीं बढ़ पा रही है सप्लाई। तो हमारे पास क्या होगा? लोगों की जो है डिमांड बढ़ती जाएगी। मान लीजिए आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, कोरोना टाइम में आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन थी उसकी जो डिमांड थी वो बहुत बढ़ गई थी अचानक से, क्योंकि कई सारे जो है वो मरीज आ गए थे और कई सारे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो गई थी और बहुत ही बड़े लेवल पे ऑक्सीजन की जो है डिमांड बढ़ गई थी अचानक से, है ना। यहाँ पे देखते हैं तो हमने देखा था ऑक्सीजन की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जो उसकी सप्लाई थी वो तो उतनी थी पहले जितनी थी या फिर बढ़ी भी थी, लेकिन मांग के कंपैरिजन में उतनी नहीं बढ़ पाई थी उसकी सप्लाई। तो ऐसे में क्या हुआ? मान लीजिए कि 1000 रुपये की जो है 1 kg ऑक्सीजन आ रही थी, मेरे को पता नहीं कितना लीटर में, ठीक है, लीटर में होती है। 1 लीटर ऑक्सीजन कितने की आ रही थी? लगभग 1000 रुपये की, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। और वही जो कोरोना के टाइम में अचानक से 1 लीटर जो है अचानक से मान लो 2000 की हो गई। अब कोई बहुत सारे मरीज पहुंच गए कि नहीं मैं आपको 2000 की जगह 2500 देने को तैयार हूँ। आप फिर दूसरा आ गया 2.5 की जगह 3, 3 की जगह 5 देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे 2 तुरंत इंतजाम करके दो। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ? लोगों ने जो कि क्रय शक्ति थी, यानी कि लोगों के पास जो पैसा था वो सब ने एक ही जगह लगा दिया। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, लोगों के पास भले ही पैसा ना बढ़ा हो, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि लोगों के पास अचानक से पैसा आ गया एक ही चीज़ पे खर्च करने के लिए, बाकी चीज़ों को लोगों ने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो अचानक से जो रेट था 1000 रुपये पे मिल रहा था वो 10-10, 15-15 हज़ार तक भी पहुँच गए। तो इससे क्या हुआ? अचानक से डिमांड बढ़ गई उस चीज़ की। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो चीज़ पहले 1000 रुपये की मिल रही थी वो अचानक से 10-15 हज़ार रुपये की पहुँच गई। ठीक है, और उससे भी कहीं ज़्यादा, कहीं कहीं पे उससे भी ज़्यादा पहुँच गई। तो इससे क्या हुआ? डिमांड तो बढ़ी लेकिन सप्लाई उसके अनुरूप नहीं बढ़ पाई, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई उसको। तो ऐसे में क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा कीमतें हाई हो गई और जो है महंगाई जो है, यानी कि इस चीज़ के हम पर्टिकुलर इस चीज़ का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसकी जो है उस चीज़ में महंगाई हमें दिखाई दी। ठीक है, ऐसा ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था में भी ऐसा होता है। ठीक है, अब इसको पूरे अर्थव्यवस्था से अगर हम जोड़ के देखें इसी एग्जाम्पल को, तो मान लीजिए जो मजदूर पहले महीने का 10,000 रुपये कमा रहा था, ठीक है, फिर सरकार ने कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई। ठीक है, सरकार नीतियाँ बनाती है, आरबीआई नीतियाँ बनाती है, अभी हम देखेंगे क्या होती है।
कुछ ऐसी नीतियाँ बनाएं जिसके बाद जो है मान लीजिए उसकी इनकम बढ़ के 13,000 रुपये हो गई महीने की, उसके पास 3,000 रुपये ज़्यादा आ गए, सरकार ने सब्सिडी देना ज़्यादा चालू कर दिया। सब्सिडी का मतलब होता है एक तरीके से जो है सरकार के द्वारा दिया गया लोगों को अनुदान होता है या फिर लोगों की हेल्प के लिए दिया गया पैसा होता है, ठीक है। या कुछ ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे लोगों के पास पैसा आ गया। तो 10,000 वाला जो मजदूर था या जो एम्प्लॉय था उसके पास 13,000 आने लग गए, ठीक है। अब क्या करेगा, वो जो 3,000 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा आए, अब उसने चीज़ें खरीदनी चालू कर दी, है ना। उसने कुछ पहले से खर्चा बढ़ा दिया अपना। इससे क्या हुआ, जो मार्केट में जो व्यक्ति था, जो भी व्यक्ति है, जो जनसंख्या, उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई, है ना। उसकी क्या बन गई, क्रय शक्ति, यानी कि परचेजिंग पावर जो है बढ़ गई। अब परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या हुआ, उसकी जो है खरीदने की क्षमता बढ़ गई, है ना। खरीदने की क्षमता उसकी बढ़ गई, तो जिससे क्या हुआ, मार्केट में वो खरीदेगा कुछ चीज़ तो मार्केट में पैसा पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो चीज़, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के साथ हज़ारों लोगों के साथ ऐसा हो गया तो हज़ारों लोगों की जो डिमांड जो है बढ़ जाएगी। लेकिन जब सप्लाई उसके अनुरूप नहीं हो पाएगी, जो उत्पादन है उसके अनुरूप नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे चीज़ों की वो जो वैल्यू है, चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगेगी। यानी कि धीरे धीरे मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये की थी वो 12 की हो जाएगी, 15 की हो जाएगी, या फिर धीरे धीरे इससे अनुरूप बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो बढ़ता हुआ जा रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, महंगाई हो जाएगी। महंगाई हो जाएगी यानी कि चीज़ों की जो है रेट बढ़ जाएगी, लेकिन आपूर्ति उतनी नहीं हो पा रही, ठीक है। ये गैप जो है बन रहा है, यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या हुआ, अब पूरे देश में ऊपर अर्थव्यवस्था में जो है महंगाई आपको दिखाई देगी, ठीक है। महंगाई आपको दिखाई देगी, तो इसी से क्या बनती है, क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। जब सिर्फ सप्लाई जो है कम रह जाती है, उसके अनुरूप नहीं बढ़ पाती डिमांड के अनुरूप, तो उसको हम महंगाई बोलते हैं, ठीक है। और मंदी क्या होता है, इसका उल्टा मंदी होता है, जब हम डिमांड तो कम है लेकिन सप्लाई जो है उतनी ही है, ठीक है। सप्लाई को कम नहीं किया गया है, या फिर हम कहें कि सप्लाई जो है, जो डिमांड है वो नहीं बढ़ पा रही है, किसी वजह से डिमांड नहीं बढ़ पा रही। मान लीजिए लोग, किसी की इनकम 10,000 रुपये थी पहले, और अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे जो है मंदी आने लग गई है, तो उसके पूरा प्रभाव जो है चक्रीय प्रभाव होता है, बेसिकली एक सर्कल की तरह काम करता है। एक चीज़ इफेक्ट होगी तो दूसरी चीज़ इफेक्ट होगी, है ना। मान लीजिए कि कोरोना का टाइम का एग्जांपल दोबारा लेते हैं, ठीक है। कोरोना कोई महामारी आई, और ठीक है, ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल है कि ये कई कई सालों में एक बार आती है, लेकिन ये चीज़ें अर्थव्यवस्था में चलती रहती है, ठीक है। कोरोना का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए महामारी आई, या फिर इस तरीके से आई कोरोना, कोई भी चीज़, कोई बीमारी आई, और अचानक से लोगों के पास जो है, अचानक से क्या हुआ कि लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, लोगों का जो रोज़गार था वो जाने लगा, है ना। लोगों का रोज़गार ख़त्म होने लगा, तो इससे क्या होगा, लोगों की जो क्रय शक्ति थी वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी लोगों की क्रय शक्ति, यानी कि उनके खर्च करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो मार्केट में क्या होगा, वो कम चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है। अब कम चीज़ें होंगी तो जो उत्पादन करने वाला इंसान है, कंपनीज़ हैं बहुत सारी, वो जिस चीज़ भी उत्पादन कर रही है वो भी अपना उत्पादन थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन जो डिमांड है वो और कम होती जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, डिमांड तो कम हो रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो धीरे धीरे क्या है, वो भी कम होने लग रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो, लेकिन उनका जो लेवल है, उनका जो अनुपात है वो इक्वल नहीं हो पा रहा है, यानी कि डिमांड लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में क्या होगा, उत्पादन भी नहीं हो रहा। अब जब, अब मान लीजिए कोई उत्पादन करने वाला है, कोई इंसान, जो कंपनी है वो मोबाइल बना रही है, मान लीजिए, ठीक है, मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। कोई कंपनी जो मोबाइल बना रही है, अगर मान लीजिए उसके पास ग्राहक इतने नहीं है, उसकी डिमांड इतनी नहीं है, उसकी डिमांड कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में, तो उसने क्या किया, अपने मोबाइल के ग्राहकों को बढ़ाने के लिए, मान लीजिए वो 20,000 में मोबाइल बेचता था, अब उसने 18,000 का कर दिया, ठीक है। 18,000 का उसने जो है उस मोबाइल को रेट तय किया कि हाँ भाई, लोग खरीदना, लोगों की डिमांड कम आ रही है, चलो थोड़ा रेट कम कर देते हैं ताकि वो डिमांड बढ़ जाए। तो डिमांड जो है बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी कि वो अपना खर्चा निकाल पाए। अब एक लेवल ऐसा आएगा कि वो, मान लीजिए उसने 15,000 पे लिया है, लेकिन उससे कम नहीं कर पाएगा वो भी। क्यों? क्योंकि जो उसको बनाने की कॉस्ट है वो भी तो उसको बियर करनी है, वो भी तो उसको कहीं ना कहीं से निकालनी है। अगर वो उससे कम चले जाएगा तो उसका फ़ायदा ही क्या होगा, फिर उसको उत्पादन करने का मतलब ही क्या बनेगा। तो एक लेवल ऐसा आता है जबकि डिमांड जो है बहुत कम रह जाती है सप्लाई की तुलना में, और अर्थव्यवस्था में, पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी देखी जाती है, ठीक है। बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, बस आपको इतना समझना है, ठीक है। ये तो मैंने कहानी आपको बताई, आपको समझना क्या है, सिंपल, कि मंदी का मतलब क्या होता है, जब डिमांड जो है सप्लाई के कंपैरिजन में कम रह जाती है, और महंगाई का मतलब क्या होता है, जब डिमांड जो है सप्लाई के कंपैरिजन में बढ़ जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं,
इस वाले केस को हम महंगाई बोलते हैं, और जब डिमांड कम होती है सप्लाई के केस में उसको मंदी बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें कुछ और चीज़ें फैक्टर देखते हैं। तो अब तक आपने देखा कि पूरा गेम किसका है, मार्केट में पैसे का, यानी कि बाजार में पैसे की उपलब्धता से संबंधित है। यानी कि मार्केट में यानी बाजार में जो मुद्रा है यानी पैसा है उसकी उपस्थिति से ही संबंधित है ये सभी चीज़ें। उसकी उपस्थिति को क्या करना, नियंत्रित करना। ठीक है, मार्केट में यानी बाजार में मुद्रा यानी पैसा कितना है, किस टाइम पे कितना है, कम है ज़्यादा है, उसको नियंत्रित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका, इन नीतियों का। वो नीतियाँ क्या है आइए समझते हैं। तो मुख्य तौर पर जो है नीतियाँ देखते हैं। तो जब मार्केट में पैसे को नियंत्रित करने की बात आती है, जब मार्केट में पैसे को नियंत्रित करने की बात आती है तो हम कुछ नीतियों को देखते हैं। ठीक है, नीतियाँ जो है कौन कौन सी है वो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको बहुत ही शॉर्ट में निपटा दिया गया है। चैप्टर बेसिकली 2.5 से 3 पेज में ये चैप्टर निपटा दिया गया, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा पूरे चैप्टर के। ठीक है, आपको चीज़ें इंटरनेट से समझनी पड़ेगी, वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वरना अगर आप बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको जो चैप्टर है मुश्किल से 2 से 3 पेजेस में ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन आपको उस तरीके से समझ आएगा नहीं। ठीक है, तो अभी तक हमने तो इतना समझा, वो बेसिक बैकग्राउंड था। ठीक है, अब मेन उद्देश्य क्या है, मार्केट में पैसे को नियंत्रित करना, मुद्रा को नियंत्रित करना। उसके लिए कुछ नीतियाँ अपनाई जाती हैं। ठीक है, जो पेज इस चैप्टर में दी गई हैं। पहली नीति क्या है, मौद्रिक नीति। क्या बोला गया उसको, मौद्रिक नीति। ठीक है, दूसरा क्या है, राजकोषीय नीति। ठीक है, और तीसरा क्या है, विनिमय दर या फिर विनिमय दर की नीति। ठीक है, ये 3 नीतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी में अभी वीडियो में। और इनका मुख्य उद्देश्य मैं आपको दोबारा बता दूं, इनका नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, पैसे को बाजार में, मुद्रा को बाजार में नियंत्रित करना। ठीक है, अगर महंगाई आ रही है, महंगाई हो रही है तो मार्केट से पैसे को वापस खींच लिया जाएगा इन नीतियों के द्वारा। ठीक है, मार्केट से पैसे को जब खींच लिया जाएगा तो लोगों के पास से क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम आएगा और वो कम खर्च करेंगे, जिससे क्या होगा, डिमांड कम होएगी और उस लेवल तक उसको ले आया जाएगा जब सप्लाई के वो बराबर आ जाए। ठीक है, बैलेंस हो जाए, तो मार्केट से पैसा खींच लिया जाएगा। और जब मंदी होती है, मतलब मार्केट में मंदी का मतलब क्या हमने बताया था अभी, मार्केट में पैसे की कम होना मंदी है। लोगों की क्रय शक्ति क्या है, जब कम हो जाती है तो मार्केट में मंदी आने लगती है। तो जब मंदी आ रही है तो पैसे को डालना मार्केट में पैसा पहुंचाना, वो किसके, वो भी इन नीतियों के थ्रू। ठीक है, ताकि लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोग डिमांड करेंगे और फिर डिमांड जो है सप्लाई के, और सप्लाई जो है डिमांड के अनुरूप यानी कि बैलेंस बनेगा। तो वो किसके थ्रू होता है, इन नीतियों के थ्रू डिसाइड किया जाता है। ठीक है, वो चीज़ अलग है कि ये नीतियाँ कितनी सक्सेसफुल रहती है, कितनी सफल रहती है, वो चीज़ अलग है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इन नीतियों को देखते हैं। मौद्रिक नीति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोला जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। राजकोषीय नीति को क्या बोला जाता है, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, और विनिमय दर को बोला जाता है एक्सचेंज रेट। क्या बोला जाता है, एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो इतना आपको अब तक समझ में आया होगा, नीतियाँ कौन कौन सी, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और विनिमय दर की नीति। ठीक है, तो मौद्रिक नीति जो है किसके द्वारा अप्लाई की जाती है, इसमें मेन भूमिका होती है आरबीआई की। किसकी होती है, आरबीआई, यानी कि किसी भी देश का। या अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में कौन है, आरबीआई, यानी किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक होता है, वो जो है मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करता है। उसका काम होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, उसका जो है नियमन करना, उसको देखना किस तरीके से काम हो रहा है। तो भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, किसी भी देश में कौन करेगा, वो केंद्रीय बैंक का काम होता है। केंद्रीय बैंक, जिसको सेंट्रल बैंक इंग्लिश में बोलते हैं। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। ठीक है, कौन है, आरबीआई, है ना। आरबीआई का एक्ट 1934 का एक्ट है, जिसके थ्रू आरबीआई की स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, ये भी अगर आप अपने आंसर में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत बाकी सभी चीज़ें होती हैं, आरबीआई रेगुलेट होता है। ठीक है, ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर इसको कुछ बीच बीच में अगर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन
इंक्लूड करते हैं कि इतने प्रतिशत है, इतने सन में हुआ, इतना ये हुआ, तो आपसे एग्जामिनर जो है आपके वो आंसर को देख के हाँ ये लगता है कि अब इस बच्चे ने कुछ सच में पढ़ा है, ठीक है, चीज़ों को बेहतर ढंग से समझा है। तो ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है, कुछ फैक्ट्स को इंक्लूड कर देना, नंबर्स को इंक्लूड करना। अगर सिर्फ आप लिखते जा रहे हैं कहानी टाइप की तो उससे कम ऑथेंटिसिटी आती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए कि इस सन में ये हुआ, इतने प्रतिशत था, इतना ये था, ये सब चीज़ें हेल्प करती है एग्जाम में। तो ये किसके द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। जो फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति है वो किसके द्वारा, देश की सरकार के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। वो हम देखेंगे कैसे कैसे। और विनिमय दर तो इन दोनों का ही बेसिकली जो है पूरे देश का जो क्या फैक्टर्स हैं सभी, महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति, ये सब चीज़ें मिलाकर ही विनिमय दर को डिसाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें वो नहीं है कि पर्टिकुलर कौन करता है, ये सभी बाकी सभी फैक्टर्स मिलके विनिमय दर को जो है डिसाइड करते हैं कि उस देश में करेंसी का एक्सचेंज रेट बाकी के तुलना में क्या होगा, वो भी हम देखेंगे। तो इतना आपको समझ आया होगा बेहतर ढंग से कि मौद्रिक नीति कौन करता है, आरबीआई इम्प्लीमेंट करता है, उसको नियमित करता है, ठीक है, उसका रिजल्ट को देखता है। राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा तय की जाती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और विनिमय दर इन दोनों को और बाकी सभी फैक्टर्स का जो है एक तरीके से रिजल्ट हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने नीतियाँ देखी, अब हम इन नीतियों को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इन नीतियों को क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। बुक का नाम भी आपने देख लिया होगा, मैं अभी रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे सामने क्या है, सबसे पहले अब हम देखेंगे मौद्रिक नीति क्या है, ठीक है। मौद्रिक नीति जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जिसको बोलते हैं, इसको हम मुख्यतः समझने के तौर पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, ठीक है, मौद्रिक नीति क्या है, दूसरा इसके उपकरण क्या है, यानी कि किसकी कौन कौन से फैक्टर इस पर काम करते हैं, कारक क्या क्या है, उपकरण या कारक किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, इसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसकी विफलता क्या है, विफलता मतलब कि इसके फेलियर्स क्या क्या है, ठीक है, किसके क्या क्या रीज़न है कि ये इतनी सफल नहीं रह पाती। तो मौद्रिक नीति हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और विनिमय दर, इन सभी को चीज़ों को मिला के हम नीतिगत उपकरण भी इनको नाम दिया जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि विभिन्न नीतिगत उपकरणों की व्याख्या कीजिए, तो नीतिगत उपकरणों का ही इन तीनों को जोड़ के इनको एक नाम भी दे दिया गया है इस बुक में कि क्या कहा जाता है इनको, मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति यानी कि मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति या विनिमय दर प्रणाली को मिलाकर एक नाम दे दिया गया है नीतिगत उपकरण, ठीक है, नीतिगत उपकरण, ठीक है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस नाम से आ जाए तो उसमें इसका मतलब है कि आपको इन्हीं तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, मेरे माइंड में आ गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मौद्रिक नीति क्या है। तो आप इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लीजिए, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं अपने नोट्स के थ्रू मैंने प्रिपेयर किया है। तो मौद्रिक नीति की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली केंद्रीय बैंक की वह नीति जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि बेसिकली नीतियों का मुख्य उद्देश्य ही क्या है, अर्थव्यवस्था में पैसे को नियंत्रित करना। तो किसके द्वारा किया जाता है, ये केंद्रीय बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय बैंक, ठीक है। और यहाँ पे हमारा भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं, केंद्रीय बैंक की वह नीति जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह, प्रवाह मतलब फ्लो को, ठीक है, आ रहा है या कम हो रहा है, को नियंत्रित किया जाता है, मौद्रिक नीति कहलाती है। ये डेफिनेशन आप जरूर लिख लें। यह नीति तरलता के समायोजन में सहायक होती है, ठीक है। यह नीति किस में सहायक होती है, हेल्पफुल होती है, तरलता के समायोजन। तरलता का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लिक्विडिटी, ठीक है। तरलता का सिंपल सा मतलब है कि कोई जो वैल्यू है, कोई मनी है, वो कितनी जल्दी जो है कितनी जल्दी कन्वर्ट हो पाती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, तरलता, ठीक है। तरलता का मतलब है मार्केट में कितना ज़्यादा है, या किसी के हाथ में पैसा कितना, अगर मेरे मान लीजिए पैसा मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या बोलूँगा, तरलता क्या है, ज़्यादा है। पैसा मेरे हाथ में कम है तो हम अगर पूरे जनसंख्या का एग्जाम्पल लें, पूरे देश के बाजार का एग्जाम्पल लें, पैसा बहुत ज़्यादा है तो लोग क्या खुल के खर्च करेंगे, यानी कि हम बोलेंगे तरलता बहुत ही ज़्यादा है, हाई है। अगर पैसा मार्केट से खींच लिया गया, बहुत ही कम रह गया, लोग
जो है क्रय नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों का जितना उनकी डिमांड है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, तरलता बहुत ही कम है उस केस में। तो तरलता का सिंपल से ये मतलब है कि पैसे की उपस्थिति उपलब्ध कितना है, ठीक है, उसको तरलता बोला जाता है। तो तरलता के समायोजन में सहायक होती है। समायोजन मतलब उन चीज़ों को एक साथ लेकर चलना, ठीक है। मौद्रिक नीति किसी देश की समष्टिगत आर्थिक नीति का वह हिस्सा है जो ब्याज दर, मुद्रास्फीति और साख को नियंत्रित करते हुए अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के आकार को नियंत्रित करती है, ठीक है। किसी देश की, कैसे हमने सब शुरू में पढ़ा था, ये सब चीज़ें किस, ये नीतियाँ सब चीज़ें क्या है, पूरे देश के लेवल पे अप्लाई की जा रही है। तो किसके अंतर्गत आएगी ये, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, है ना। तो पूरे देश के लेवल पे की जा रही है तो किसके अंतर्गत आएगी, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। तो क्या है, मौद्रिक नीति किसी देश की समष्टिगत आर्थिक नीति का वह हिस्सा है जो ब्याज दर, इसमें मुख्यतः फोकस किस पे किया जाता है, ब्याज दर पे फोकस किया जाता है। यानी कि जो लोगों को पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है बैंकों के द्वारा, उस पर कितना ब्याज डिसाइड किया गया है, वो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। कि मान लीजिए कि कोई बैंक जो है होम लोन दे रहा है, कार लोन दे रहा है, किसी भी प्रकार का लोन दे रहा है, पर्सनल लोन दे रहा है, तो वो एक लिमिट डिसाइड की जाती है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। वो बैंकों के द्वारा भी डिसाइड की जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है किससे के द्वारा प्रभावित होती है, इन्हीं मॉनेटरी पॉलिसी की नीतियों के द्वारा, ठीक है, नियंत्रित की जाती है। साख को नियंत्रित करते हुए अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के आकार को नियंत्रित करते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था में किसका, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। मान लीजिए कि ब्याज दर किसी बैंक के द्वारा बढ़ा दी गई है, पहले 10% थी, अब 10 की जगह 12% है। तो ऐसे में क्या होगा, जो लोग बड़े, बहुत कंपनीज जो है बड़े बड़े लेवल पर जो है अगर कर्जा ले रही हैं बैंक से, तो वो क्या 10 से 12% होने पर उनके जो बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। आपको लग रहा होगा कि 10 से 12% हो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़े अमाउंट पे जब हम उसको आप निकालते हैं तो बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा घाटा वहाँ पर दिखाई देता है। तो मुद्रा जो आपूर्ति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अपने आप। अगर वो बैंक अगर रेट जो है कम कर दें तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो इस नीति के माध्यम से जो केंद्रीय बैंक है वो किसके, केंद्रीय बैंक जैसा नहीं है कि अकेले कुछ कर पाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है कि केंद्रीय बैंक यानी कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के बीच सामंजस्य का होना बहुत ही जरूरी है। सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आरबीआई है वो अपनी अलग ही नीति पे चल रहा है और राजकोषीय नीति अलग ही नीति पे चल रहा है। तो मतलब अगर हम कहें कि आरबीआई चाह रहा है कि मार्केट से पैसा खींच लिया जाए, महंगाई हो गई है, इसका मतलब पैसा खींच लिया जाए मार्केट से, लेकिन सरकार जो है लोगों को सब्सिडी देने पे लगी हुई, लोगों पे पैसा खर्च करे जा रही, तो उससे क्या होगा, एक तरफ तो आरबीआई कोशिश कर रहा है कि मार्केट से पैसा खींच लिया जाए, लेकिन सरकार उस मार्केट में पैसा और डाले जा रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, उनके भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। तो दोनों का सामंजस्य होना बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस लाइन को आपको जरूर ऐड करना है। आगे देखते हैं। आर्थिक, इसी सामंजस्य के थ्रू जो है सामंजस्य बनाकर आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी कि अंतिम रूप से इस नीतियों का उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास करना, आर्थिक समृद्धि करना, लोगों का कल्याण करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मौद्रिक नीति की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो आपने देख ली क्या है, ठीक है। उद्देश्य हम इसके देखते हैं क्या है। तो पहला उद्देश्य क्या है मौद्रिक नीति का, आप साथ के साथ लिखते जरूर चले। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना, ठीक है। ये इसका पहला उद्देश्य है ना। ये हमको समझ चुके हैं क्या है तरलता का मतलब। तो मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना, वो किसके थ्रू होता है वो अभी हम देखेंगे कौन कौन से कैसे कैसे होता है। कीमत स्थिरता, ठीक है, और आर्थिक समृद्धि को बनाए रखना, ये इसका दूसरा उद्देश्य होता है, ठीक है। अगला उद्देश्य क्या है, नियंत्रित और प्रसार की नीति अपनाना,
ये नियंत्रित मतलब कंट्रोल करना, प्रसार मतलब फैलाना, यानी कि मार्केट से पैसा जो है कम करना, उसको कंट्रोल करना, प्रसार मतलब उसको पैसे को मार्केट में भेजना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये पॉइंट अगर आप इसको, ये पॉइंट को थोड़ा समझिए कैसे, किस तरीके से जो है अपनी नीतियों के जरिए जो है आरबीआई औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। औद्योगिक उत्पादन का मतलब है जो कंपनीज हैं, जो उद्योग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। ठीक है, और बेहतर चीज़ों का उत्पादन करें। तो वो कब कर पाएंगे? जब लोग जो हैं उनकी चीज़ों को खरीदेंगे। और लोग कब खरीदेंगे? जब लोगों के पास क्रय क्षमता होगी। क्रय क्षमता होगी कब? जब लोगों के पास पैसा होगा। और पैसा कब होगा? जब मार्केट में पैसा ज़्यादा पहुंचेगा। और पैसा ज़्यादा कब पहुंचेगा? जब आरबीआई और जो सरकार है वो अपनी बेहतर नीतियाँ बनाएंगी। बेहतर नीतियाँ मतलब कि लोग जो है कम ब्याज दर पे लोगों को पैसा दे रही है। ठीक है, और लोगों को कल्याण के लिए जो है पैसा खर्च कर रही है। तो ऐसे में क्या होगा? औद्योगिक उत्पादन जो है बढ़ेगा, क्योंकि अंतिमतः क्या होगा? लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, और लोग जो है चीज़ों की डिमांड करेंगे। और डिमांड करेंगे तो इसका मतलब उनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी मार्केट में। जो बिज़नेस पीपल हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, वो चीज़ों की सप्लाई बढ़ाएंगे। और सप्लाई बढ़ाने के लिए चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। और चीज़ों का उत्पादन जब ज़्यादा करेंगे तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? उनको एक तरीके से ये प्रोत्साहित होंगे वो। ठीक है, प्रोत्साहित मतलब उनको लगेगा कि हाँ हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हमें और ज़्यादा उत्पादन करना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है? एक डिमांड और सप्लाई अनुरूप चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हो गया है कि सिर्फ सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड बढ़ ही नहीं रही है, तो उससे मंदी आ जाएगी। सिर्फ डिमांड ही डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ ही नहीं रही उस लेवल तक, तो देश में महंगा आ जाएगी। लेकिन जब दोनों लेवल पर चल रहे हैं, बैलेंस चल रहे हैं, तो इससे देश का आर्थिक विकास बेहतर होता है। एक तरफ तो जो सप्लाई है, यानी बिजनेस पीपल हैं, बिजनेस जो है उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, कंपनीज वगैरह ये सब, वो भी बेहतर ग्रोथ करेंगे और लोगों की डिमांड भी उसके अनुरूप चल रही है। ठीक है, तो लोगों के लिए इनकम होना जरूरी है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या है? औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट क्या है? आर्थिक समृद्धि और आर्थिक, ये तो हमने देख ही लिया ऊपर भी, आर्थिक समृद्धि और मुद्रा स्फीति में सामंजस्य भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आर्थिक समृद्धि, ठीक है, कि बाकी देश के जो है एक हिस्सा तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन साथ में जो है महंगाई जो है बहुत ही हाई हो गई। तो क्या होगा? जो हाई क्लास पीपल है, यानी कि जिनकी इनकम तो बहुत अच्छी है, तो उन्हें बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनकी इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है, तो उनके लिए क्या है? बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाएगी, है ना। उस देश के लिए क्या है? खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ महंगाई पर भी कंट्रोल रहे। ऐसा नहीं है कि महंगाई तो अचानक से बढ़ रही है, ठीक है, तो देश के एक हिस्सा उसको बेहतर लाभ ले रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा उसको जो है उसके अनुरूप नहीं चल पा रहा है, तो वो पीछे ही रह जाएगा। इससे अमीर गरीब के बीच का जो इनकम जो है, वो इनकम गैप है, जो हम जिसको बोलते हैं इनकम गैप, वो बढ़ता ही चला जाएगा। यानी कि अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा, क्योंकि वो उस हिसाब से गरीब लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनकी इनकम नहीं बढ़ पा रही। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये भी चीज़ किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा देखनी होती है कि आर्थिक समृद्धि होना अंतिम लक्ष्य है, लेकिन ऐसा ना हो कि मुद्रास्फीति, महंगाई जो अचानक से बढ़ने लग जाए। ठीक है, तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलना जरूरी है, अमीर वर्ग को, गरीब वर्ग को। ठीक है, ताकि देश में अगर ऐसा ना हो, तो सोचिए ऐसा ना हो तो क्या होगा? सोच सकते हैं आप? मान लीजिए कि अमीर और अमीर होता चला रहा है, गरीब जो है बढ़ ही नहीं पा रहा है, गरीब जो है और गरीब होता चला जा रहा है। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है किसी देश में, तो उसमें क्या होगा? उस देश में आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। ठीक है, जो गरीब लोग हैं वो अपराध की ओर जाने लगेंगे। ठीक है, और जो देश में जो है धीरे धीरे इस तरीके का माहौल बन जाएगा कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है या बिज़नेस जो कंपनीज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मार्केट्स नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जो एक तबका है, एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो उसके पास पैसा ही नहीं पहुंच पा रहा, उसकी डिमांड ही नहीं बढ़ पा रही है। तो ये कब तक सस्टेन कर पाएगा? ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक वर्ग को तो सहायता दे रहे हैं तो दूसरे वर्ग को भी दें। ठीक है,
तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना, यह है मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है मौद्रिक नीति का, कीमत में स्थिरता बनाए रखना। ऐसा नहीं कि अचानक से कम ज़्यादा हो रही है, कीमतें एक चीज़ की 10 रुपये थी, अगले दिन 15 रुपये हो गई, 12 रुपये हो गए, ऐसे घटना बढ़ रहा, अगले महीने अगला हर हफ्ते बढ़ता चढ़ता जा रहा है, ये चीज़ सही नहीं है। आर्थिक समृद्धि को बनाए रखना, नियंत्रित प्रसार की नीति की अपनाना। नियंत्रित प्रसार का नीति मतलब कि मार्केट में पैसा कंट्रोल करना, बढ़ाना, कंट्रोल करना, वो उसके हिसाब से होता है। औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना, ये हमने देख लिया। और आर्थिक समृद्धि और मुद्रास्फीति में जो है बैलेंस बनाए रखना, तो ये इसके उद्देश्य है। उद्देश्य आपको समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं कि वे कौन कौन से उपकरण हैं, ठीक है, वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू मौद्रिक नीति को अप्लाई किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको देखनी है, ठीक है। वो कौन कौन, मैं इसको मिट रफ कर रहा हूँ। तो वो कारक हम देख रहे हैं, उपकरण कौन कौन से हैं, ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो बेसिकली हमारे सामने जो है दो उपकरण आते हैं। कौन उपकरण या कारक, फैक्टर, जो भी आप बोलिए, ठीक है, जिनके थ्रू कारक, सॉरी कारण नहीं कारक, ठीक है, कौन कौन से दो कारक हमारे सामने दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, 11th-12th में भी है, ठीक है, आपने वहाँ से पढ़ते हुए आ रहा है। ज़्यादा हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप इसको छोटे से कहीं कहीं पे अपने आंसर में दिखा दें तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो मात्रात्मक उपकरण, ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो मात्रात्मक क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के रूप में, मात्रात्मक का मतलब क्या होगा, संख्यात्मक रूप में, ठीक है। दूसरा क्या है, चयनात्मक। चयनात्मक, ठीक है, जिसको हम क्या है, क्वालिटेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। मात्रात्मक और चयनात्मक, ये दो उपकरण है। अब इसके अंतर्गत हम इसको सब डिवाइड करते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है इसके अंतर्गत। हम बेसिकली और फैक्टर्स को देखते हैं जिसको LAF कहा जाता है, ठीक है, VRR, ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। और बैंक रेट, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये याद कैसे होंगे, आप बस इसको समझ लीजिए, ठीक है। आपको एग्जैक्ट ये ग्राफ बनाने की दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। MSF रेट, ठीक है, और OMO, ठीक है, इनको हिंदी में क्या क्या कहते हैं, LF, अभी हम देखेंगे। LF के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो हम देखते हैं। LF के अंदर बेसिकली दो चीज़ें आती है, एक तो रेपो रेट, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स ये आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। VRR के अंदर क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है। CRR और दूसरा SLR, ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा 11th-12th में। फिर आता है बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट। फिर आता है MSF रेट और OMO, ठीक है। अब इसको क्या कहा जाता है, रेपो रेट को तो हिंदी में रेपो रेट ही कहा जाता है। LF की फुल फॉर्म क्या है बेसिकली, ये भी देख लेते हैं हम। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, क्या बोलते हैं, LF का मतलब तरलता समायोजन सुविधा, ठीक है। क्या बोलते हैं, तरलता समायोजन सुविधा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो RBI है वो अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक तरलता को समायोजित करता है। अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए, छोटे समय के लिए जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। कौन सी नीति के द्वारा, LF के थ्रू, ठीक है। और इसको अर्थात यह अल्पकालिक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होती है। यानी कि जब कुछ छोटे तौर पे कुछ समय के लिए जो है महंगाई ज़्यादा हो गई है तो LF को जो है अप्लाई किया जाता है। इसके अंतर्गत दो रेट हैं, कौन कौन से, रेपो रेट और रिवर्स रेट, रेपो रेट। ये दोनों नाम आपने अवश्य सुने होंगे, इनको हिंदी में भी यही कहा जाता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। फिर आता है VRR। VRR को क्या बोला जाता है, इसको भी देख लेते हैं। वेरिएबल रिजर्व रेशियो, क्या बोला जाता है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, CRR, यानी कि किसको क्या बोला जाता है, CRR और SLR, ठीक है। CRR को क्या बोला जाता है, CRR
CRR को बोला जाता है नकद आरक्षित अनुपात, और SLR को बोला जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, फिर आता है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है उसको हम समझेंगे। बैंक रेट को बैंक दर ही बोला जाता है, MSF रेट, और OMO ओपन मार्केट। ठीक है, तो खुले बाजार की प्रक्रियाएं, इसको हिंदी में बोला जाता है कि खुले बाजार की प्रक्रियाएं। ठीक है, दूसरा क्या है चयनात्मक। तो बेसिकली इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि मात्रात्मक उपकरण क्या होते हैं, चयनात्मक उपकरण क्या होते हैं। मात्रात्मक उपकरण का मतलब होता है कि जो बाजार में जो पैसा है उसको जो है डायरेक्टली जो है मौद्रिक नीति के थ्रू जो है कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं, किन क्षेत्रों पे पड़ रहे हैं उसको कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इनके प्रभाव क्या हो रहे हैं, इनके प्रभाव किस क्षेत्र पे कितना, किस क्षेत्र पे कितना। ठीक है, व्यावसायिक क्षेत्र पे कितना पड़ रहा है, या फिर सेकेंडरी सेक्टर पे, फर्स्ट सेक्टर पे, तीसरे सेक्टर पे कितना पड़ रहा है, उसके प्रभावों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया जाता। ठीक है, किसमें, मात्रात्मक उपकरण। लेकिन चयनात्मक में क्या होता है, चयन मतलब चूज किया जाता है कि इस सेक्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा पैसा पहुँचाएंगे, या फिर इस क्षेत्र से हमें महंगाई कम करनी है तो पैसा खींचना है हमें। तो यहाँ पे क्या होता है कि चयन, यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर फोकस किया जाता है। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई सारे क्षेत्र हो सकते हैं कि हमें इन पर ही फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रभावों के ऊपर फोकस किया जाता है। चयनात्मक के अंदर क्या होता है, प्रभावों के ऊपर फोकस किया जाता है कि किस क्षेत्र पर कितना हमें नियंत्रण करना है, कितना बढ़ाना है। ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, चयनात्मक। इसके भी फैक्टर है वो हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मात्रात्मक में क्या होता है, सिर्फ इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। इसमें ये डिसाइड नहीं किया जाता कि इस क्षेत्र अगर हम इनको कंट्रोल करेंगे तो इस क्षेत्र पर इतना प्रभाव पड़ेगा, इस क्षेत्र पर, वो सब नहीं देखा जाता। इसमें प्रभाव को नियंत्रित नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन चयनात्मक में हम प्रभावों को नियंत्रित करते हैं। इतना आपको समझ आया होगा बेहतर ढंग से। ठीक है, अब हम इनको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके लिए इतना पॉसिबल भी नहीं है एक आंसर में लिखना, क्योंकि एक चैप्टर से एक ही चीज़ आएगी, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में। वो आपके लिए पूरा जो चैप्टर, पूरी वीडियो जो है उसके थ्रू आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप एक उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत हम क्या समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। शॉर्ट में देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का मतलब दर, कितना प्रतिशत। ठीक है, दर मतलब प्रतिशत। तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको किताबी लैंग्वेज में पहले पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, वह ब्याज दर जिसके आधार पर RBI व्यापारिक बैंकों को, व्यापारिक बैंक मतलब कमर्शियल बैंक्स जितने बहुत सारे होते हैं, ICI, वो जितने SBI, ये सारे क्या हैं, बहुत सारे बैंक हैं हमारे देश में। ठीक है, RBI व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक मतलब छोटे समय के लिए, अवधि के लिए ऋण देता है, रेपो रेट कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, वो कमर्शियल बैंकों को यानी व्यापारिक बैंकों को जो क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, यानी कि ऋण दे रहा है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋण दे रहे हैं। और वो जो ऋण है वो कितने दर पर दिया जा रहा है, कितने रेट पर दिया जा रहा है, कितने % पर दिया जा रहा है। ठीक है, और मेन फैक्टर क्या है, अल्पकालिक अवधि के लिए। अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, अल्पकालिक के लिए, यानी कि कुछ दिन के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, अल्पकालिक अवधि के लिए जो है RBI व्यापारिक बैंकों को जिस रेट पर लोन देता है उसको क्या बोला जाता है, रेपो रेट। वो कितना भी हो सकता है, वो वेरी होता रहता है, नहीं कि वो डिसाइड होता रहता है मॉनेटरी पॉलिसी में कि कितना रेट होगा, कितना रेट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अभी हम इसको समझते हैं कि ये तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि कितना रेट। अब मान लीजिए वर्तमान में जो है किसी बैंक को किया क्यों जाता है, मान लीजिए कोई बैंक है, जैसे SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसके पास जो है मान लिए 100 करोड़ रुपए हैं।
ठीक है। अब वो क्या है, इन बैंकों का फ़ायदा कैसे होता है, बैंक पैसे कैसे कमाते हैं, लोगों को लोन देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और लोगों को मतलब सामान्य लोगों को देते हैं, बिजनेस पीपल को देते हैं, कंपनीज को देते हैं। तो वो जो लोन दे रहे हैं उसके थ्रू जो उनके पास इंटरेस्ट आता है वो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, और उससे उनकी इनकम होती है ना। अब जो है मान लीजिए उसके पास 100 करोड़ है, लेकिन उसको लग रहा है कि हाँ भाई और कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं लोन ले ले, और मैं अगर उनको और पैसा दे दूँ तो उससे मेरे को इंटरेस्ट जो है मेरे पास और आएगा और इनकम बढ़ेगी, है ना। हर बैंक का क्या है, हर किसी बैंक भी क्या है एक तरीके से वही तो है, व्यापार ही तो कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य भी क्या है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। अब चलो एसबीआई तो गवर्नमेंट बैंक है, अगर हम इसकी जगह आईसीआई का कर देते हैं, आईसीआईसीआई बैंक कर लेते हैं। मान लीजिए इसके पास 100 करोड़ है, इसने लोगों को लोन दिया, ऐसा नहीं कि 100 के 100 करोड़ लोन दे देगा, अभी हम देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए 100 करोड़ में से उसने कुछ लोन दे दिया लोगों को, अब उसे लग रहा है कि हाँ भाई और मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, अगर मैं और लोन दे दूँ मेरे पास और ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, तो लेकिन उसके पास पैसा है नहीं अभी, तो वो आरबीआई के पास गया और बोला कि मुझे जो है 10 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए दे दो मुझे, कितने जो है कुछ परसेंट पे जो भी उसका रेट होता है। तो आरबीआई ने उसको 10 करोड़ रुपए दे दिए अल्पकालिक अवधि के लिए, किस लिए, छोटे समय के लिए, और मान लीजिए आरबीआई उससे 8% चार्ज कर रहा है, कितना परसेंट, 8%। आरबीआई ने आईसीआई बैंक को 8% पर 10 करोड़ रुपए दे दिए 15-20 दिन, एक महीने के लिए, ठीक है। तो कौन सा, किस रेट पर दिए, उस रेट को क्या बोला जाता है, रेपो रेट। आरबीआई दे रहा है यहाँ पे ध्यान देखना कौन किसको दे रहा है, आरबीआई व्यापारी बैंक को दे रहा है, यहाँ पे बैंक का एग्जांपल हमने आईसीआई लिया है, आरबीआई आईसीआई को दे रहा है कितने परसेंट पे, 8% पे। तो इस रेट को क्या बोला जाएगा, जितने परसेंट पे दिया है उसको रेपो रेट बोला जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मान लीजिए जो 8 की जगह जो है पहले 8 पे दिया था, अब मान लीजिए आरबीआई बोल रहा है नहीं 8 पे तो नहीं दे पाऊंगा मैं अब आपको 10% पे दूंगा, ठीक है। तो आईसीआई सोच रहा है कि यार मैं 10 पे ले रहा हूँ, अब आरबीआई 10% पे खुद आईसीआई खुद जो है 10% पे जो है लोन ले रहा है, तो अब उसको प्रॉफिट करना है। मान लीजिए एग्जांपल, पहले उसको 8% पे आरबीआई ने लोन दिया था, तो उसने लोगों को दे दिया 11% पे, 3% का प्रॉफिट खुद रख लिया, ठीक है। अब जो है लोगों ने इससे लोन लिया, ठीक है, कंपनीज ने, किससे, आईसीआई से, यहाँ पे आरबीआई ने इसको दिया था। अब आरबीआई कह रहा है नहीं मैं आपको जो है 8 की जगह जो है 10% पे दूंगा, ठीक है। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि 10 की जगह 10 इसने खुद लिया और 11 जो है लोगों को दे देगा, तो उसको अपना प्रॉफिट चाहिए, तो मान लीजिए उसने 13% पे लोगों को दिया, ठीक है, 3% का खुद प्रॉफिट कमा रहा है वो। तो अब जो लोग इससे लोन लेने वाले थे आईसीआई से, अब वो सोच रहे हैं यार पहले तो हमें 11% में मिल रहा था, लेकिन अब हमें 13% पे मिल रहा है, तो अब किसी व्यक्ति को मान लीजिए 2 करोड़ रुपए के लोन की ज़रूरत है, वो सोच रहा नहीं यार इतना महंगा कौन ब्याज देगा, ठीक है, वो 2 करोड़ की जगह सोच रहा मैं 1 ही करोड़ लूँगा, ठीक है। तो ऐसे कई हज़ारों लोग, पूरी जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या 140 करोड़ की, हर कोई लोन नहीं लेता, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर लोग जो है लोन लेते हैं। अब हर कोई ऐसा सोच रहा है कि यार इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कौन भरेगा, तो हम कम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जहाँ पे पहले 2 करोड़ लेने की सोच रहा था, कम परसेंट पे मिल रहा था, अब वही व्यक्ति सोच रहा है, वही कंपनी सोच रही है कि नहीं यार इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है, चलो 2 की जगह थोड़ा कम कर लेते हैं, 1.5 करोड़ ले लेते हैं, 1 करोड़ लेते हैं। अब जहाँ पर उसके हाथ में पहले ज़्यादा पैसा आ रहा था, अब क्या है, कम पैसा आ रहा है, तो वो खर्च भी क्या करेगा। अब वो मान लिया अगर किसी मेरे सामान्य व्यक्ति ने, आपने, मैंने लोन लिया, तो हम लोन क्यों ले रहे हैं, कुछ खरीदने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, घर खरीद रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं या कोई भी छोटा मोटा चीज़ें खरीद रहे हैं, हमने लोन लिया, ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, पैसा खर्च करना, तो लोन लेकर हमने पैसा लिया और खर्च किया, इससे मतलब हमारी क्रय शक्ति तो बढ़ गई, भले ही वो कैसे भी बढ़ी हो, क्रय शक्ति बढ़ गई ना। अब हमने मार्केट में पैसा खर्च किया, यानी कि मार्केट में पैसा पहुंचा। अब मार्केट में ऐसे ही सभी ने लोन लिया, सभी ने इधर उधर से पैसा जुटाया और खर्च करना, किसी ने गाड़ी खरीदी, किसी ने कुछ सामान खरीदा, कुछ खरीदा, ऐसे पूरी जनसंख्या ऐसे ही चलती रहती है ना कुछ खरीदते रहते हैं, तो कोई कुछ बेच रहा है, कुछ खरीद रहा है, तो पूरी अर्थव्यवस्था इसी से चलती है। तो बहुत सारे लोगों ने लोन लिया और ख़रीदना चालू किया, तो उससे मार्केट में पैसा पहुंचा। अब क्या है, हम सभी जानते हैं जब मार्केट में पैसा जो है, डिमांड जो है बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई उसके अनुरूप नहीं बढ़ रही, तो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी तो एक लेवल ऐसा आएगा जब चीज़ें बहुत ही महंगी हो जाएंगी। तो जब महंगी हो जाएगी चीज़ें, तो उस केस में जो है आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लागू करेगा। उसने क्या किया कि रेपो रेट को बढ़ा के 8% की जगह अब कह रहा है वो बैंक को, नहीं मैं आपको 8 की जगह 10 पे दूंगा, क्योंकि मार्केट में पैसा ज़्यादा पहुंच रहा है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, उसको कम भी तो करना है। तो 8 की जगह वो 10 पे दे रहा है।
जो ICICI बैंक पहले वो 11% पे दे रहा है, अब वो 13% पे दे रहा है। जो लोग पहले 2 करोड़ का लोन ले रहे थे, अब वो सिर्फ 1 करोड़ या उससे आधा या कुछ ही % ले पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, उनकी क्रय शक्ति जो है कम हो गई, क्रय क्षमता कम हो गई। अब वो मार्केट में कम पैसा खर्च करेंगे तो धीरे धीरे क्या है, जो डिमांड जो है वापस कम आ जाएगी और सप्लाई के अनुरूप आ जाएगी, तो बैलेंस हो जाएगा। जो महंगाई जो ज़्यादा हो गई थी अब वो लेवल पर आ जाएगी। तो RBI का पहला अस्त्र क्या है, रेपो रेट। ठीक है, सिंपल से उद्देश्य वही है, उद्देश्य हर किसी का वही है, मार्केट में तरलता को नियंत्रित करना, मार्केट में पैसे को नियंत्रित करना। कम है ज़्यादा है वो डिपेंड करता है कि महंगाई है या फिर मंदी है। ठीक है, तो रेपो रेट अगर मंदी है तो मंदी के केस में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। सिंपल आपको अपोजिट कर देना है कि मार्केट में पैसा कम है, मंदी का मतलब मार्केट में पैसा कम है, डिमांड कम है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए तो RBI ने 8% की जगह, मान लो मंदी है तो मान लीजिए बोल रहे हैं कि चलो 6% पे मैं आपको ICICI को बोल रहा है कि मैं आपको लोन दे दूंगा, व्यापारिक बैंक को। ठीक है, क्योंकि RBI से कोई % डायरेक्टली ले सकता, उसको लेना तो बैंक से पड़ेगा। लेकिन RBI को जरूरत पड़ रही थी तो उसने अपना तो पैसे में से दे दिया। ठीक है, लेकिन उसके पास कमी पड़ रही थी, उसने RBI से लिया। तो RBI ने बोला चलो मार्केट में मंदी है, मार्केट में ज़्यादा पैसा पहुँचाना है तो मैं आपको 6% पे देता हूँ। तो वो पहले 13% पे जहाँ दे रहा था उसने अब 6 में मान लो 3%, 9% या 10% पे दे दिया। अब मार्केट में लोग जो हाँ 1 करोड़ लेने की सोच रहे हैं वो 1.5 करोड़ ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे क्रय शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी, क्रय क्षमता बढ़ जाएगी। तो दोनों केस में आपको रिवर्स कर लेना है। ठीक है, अगला क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेसिकली रेपो रेट तो हम पढ़ चुके हैं। रिवर्स रेपो रेट का उल्टा है। यहाँ पे रेपो रेट में RBI व्यापारिक बैंकों को दे रहा था, अब क्या करेगा, RBI जो है लेगा व्यापारिक बैंकों से। क्या करेगा इस केस में, व्यापारिक बैंकों से पैसा लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत RBI को ये जिम्मेदारी दी गई है, संवैधानिक जिम्मेदारी भी है और एक तरीके से देश की जिम्मेदारी भी है कि देश के लिए भी जिम्मेदारी है RBI की, वो महंगाई को नियंत्रित करें, मंदी को नियंत्रित करें। ठीक है, उसको बेहतर ढंग से स्थायित्व लाए। तो अब RBI ने देखा, मार्केट का एनालिसिस किया, बाजार का एनालिसिस किया, लोगों का एनालिसिस किया कि भाई जो है मार्केट में जो है ज़्यादा पैसा पहुँच रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, मार्केट में ज़्यादा पैसा पहुँच रहा है, तो ये क्या है, कंडीशन महंगाई को धीरे धीरे बढ़ा सकती है। तो उसने क्या किया कि व्यापारिक बैंक जो है पैसा जो है मार्केट में लोन ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसने क्या किया, लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ रही है, जब लोन ज़्यादा देगा तो क्या हुआ, बिजनेस लोन ज़्यादा लेंगे लोग, चीज़ें खरीदने के लिए लोन लेंगे, तो इससे क्या होगा, लोन ज़्यादा लेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। अब RBI ने एनालिसिस किया तो उसने देखा महंगाई बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, वो लोन देने की क्षमता को कम कर देगा। कम कैसे करेगा कि जो व्यापारिक बैंकों से बोलेगा कि आपके पास जितना पैसा है उसमें से कुछ पैसा मुझे चाहिए। मान लीजिए ICICI बैंक के पास 100 करोड़ था, उसने बोला कि 10 करोड़ आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, इतने % मैं आपको जो है इतने % ब्याज पर, मान लीजिए RBI बोल रहा है मैं आपको 8% पर जो है, आप 8% पर मुझे जो है पैसा दीजिए। कितने % पर, 8%, यानी कि ICICI बैंक ने 8% पर RBI को लोन दे दिया 10। अब ICICI की जो लोन देने की क्षमता है वो कम हो गई, ICICI की लोन देने की क्षमता जो है अपने आप कम हो गई, है ना। अब वो लोगों को लोन कम देगा क्योंकि उसके पास पैसा कम पड़ा है, क्योंकि उसने कुछ पैसा किसको दे दिया, RBI को दे दिया। तो RBI ऐसा बहुत सारे बैंकों से करेगा कि आप जो है, बहुत सारे बैंक जो है उनसे बोलेगा कि आप मुझे पैसा दे दो। ठीक है, क्योंकि उसे मार्केट से पैसा वापस खींचना है। ठीक है, या फिर मार्केट में पैसा पहुंचाना है तो सिंपल इसका उल्टा कर देगा, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, एक केस पढ़ रहे हैं आप, उसको दूसरा खुद पर उल्टा कर देंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे बैंकों की जो है लोन देने की क्षमता जो है RBI ने कम कर दी, तो इससे क्या, मार्केट में पैसा कम पहुंचा। ठीक है, अगर मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो वो सिंपल रेपो रेट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ये हमने देखा रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है, सॉरी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट का उल्टा। रेपो रेट के अंतर्गत RBI व्यापारिक बैंकों को 21% पर लोन देता है, उसको रेपो रेट कहा जाता है। और रिवर्स में क्या हो, रिवर्स रेपो रेट में RBI व्यापारिक बैंकों से लोन लेता है जिस प्रतिशत पर, जितने % पर, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़। ठीक है, उद्देश्य वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उद्देश्य एक ही है, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना। महंगाई होगी तो क्या करना है, और मंदी होगी तो क्या करना है, दोनों के सब आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, जो VRR के अंतर्गत हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, कौन कौन सी। एक तो हमने पढ़ा CRR, दूसरा SLR। क्या पढ़ा, CRR और SLR।
ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जो आरबीआई है या फिर व्यापारी बैंक है, वो अगर वो आरबीआई को बोल दे कि भाई नहीं मुझे देना ही नहीं है तुम्हें लोन, क्या कर लोगे तुम? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ये कानूनी तौर पर स्थापित किया गया जो है, आरबीआई को इतनी पावर दी गई है कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर, कि वो बाकी बैंकों के ऊपर नियंत्रण कर सकता है। यानी कि अगर आरबीआई जो निर्देश देगा कि आपको ये रेट अप्लाई करना है या फिर आपको इस तरीके से आपको मुझे लोन देना है, तो उस बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई को इतनी पावर दी गई है। आरबीआई एक वैधानिक, यानी कि एक वैधानिक संस्था, एक संवैधानिक संस्था है, उसको कानूनी तौर पर पावर दी गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, तो बाकी बैंकों को उस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीआरआर क्या होता है? ठीक है, सीआरआर बेसिकली एक तरीके से मान लीजिए किसी बैंक के पास जो है 100 करोड़ रुपए पड़े हैं। ठीक है, पैसे कहाँ से आते हैं? बैंक के पास डिपॉजिटर जो है जमा करते हैं। ठीक है, लोन जो है देते हैं, वो बैंक जो है लोन देते हैं आगे, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब चीज़ें करके बैंकों के पास पैसा आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनडीटीएल। ठीक है, नेट कुछ निकाला जाता है, उसको एनडीटीएल बोलते हैं। ठीक है, जो नेट पैसा उनके पास पड़ा है सब कुछ करने के बाद। ठीक है, तो एनडीटीएल जो है उतना अमाउंट मान लीजिए किसी बैंक के पास, व्यापारी बैंक के पास पड़ा है, तो आरबीआई एक्ट, हमने क्या बोला? आरबीआई एक्ट हमने पढ़ा था 1934। इसके अकॉर्डिंग बाकी सभी चीज़ें, रूल्स अप्लाई होते हैं आरबीआई के, और बाकी बैंकों पर नियंत्रण करता है। कौन से? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो उसके तहत कुछ रूल्स निर्धारित किए गए हैं कि बैंक के पास जितना पैसा है उसका कुछ परसेंट जो है वो कैश में जमा अपने पास सेव रखेगा, यानी कि कुछ परसेंट जो है अपने पास सेफ रखेगा, उसमें से वो लोन नहीं दे सकता। ठीक है, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है, उसके पास एनडीटीएल कितना है? 100 करोड़ रुपए। आपको निकलता कैसे वो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ नेट अमाउंट पड़ा है उसके पास 100 करोड़, उसमें से उसको कुछ परसेंट जो है रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? मैं दोबारा बता चुका हूँ, आरबीआई का निर्देश है। ठीक है, आरबीआई का निर्देश है, समय समय पर डिसाइड होता है कि कौन कितना रेट, कितना परसेंट होगा, तो आपको उस अमाउंट का कुछ प्रतिशत जो है सीआरआर के रूप में जो है उसको अपने पास सेफ रखना पड़ेगा। ठीक है, कितना वो कुछ परसेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम रेट आपको बता देता हूँ, सीआरआर का वर्तमान रेट क्या चल रहा है? 4.5%। यानी कि अगर 100 करोड़ रुपए किसी बैंक के पास है एनडीटीएल, तो उसका 4.5%, 4 करोड़ प्लस 5%, यानी कि 4.5 करोड़ रुपए उसको जब सेफ रखने पड़ेंगे, यानी कि उसमें से वो कुछ नहीं कर सकता। एक तरीके से गुल्लक में सेव कर ले कि उसमें से ना तो वो लोन दे सकता है, ना उसका वो यूज़ कर सकता है, वो आप उसको सेव करके रखिए। ठीक है, ये आरबीआई का निर्देश है। दूसरा क्या है? एसएलआर। ठीक है, एसएलआर क्या होता है? ये स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसमें इसका वर्तमान रेट जो है 18% चल रहा है। एसएलआर का वर्तमान रेट कितना है? 18%। ये भी चेंज होता रहता है समय समय पर। पहले ये लगभग 14-15 के आसपास 22% था, अभी ये वर्तमान में 18% के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई ने बोला, सीआरआर तो हमने समझ लिया, एक निश्चित जो है वो मुद्रा जो है, एक अमाउंट जो है आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को, हर बैंक को, ठीक है, कितना? 4.5%। 100 का मान लें एग्जाम्पल के तौर पर 100 करोड़ रुपए है, तो 4.5 करोड़ रुपए आप संभाल लीजिए, अलग से निकाल लीजिए, उसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको संभाल लीजिए। ठीक है, और अगर नहीं, ऐसा नहीं करते तो पेनल्टी लगती है, कई बहुत ही हाई परसेंटेज होता है उसका, कि आपके ऊपर इतना जुर्माना लगेगा, बैंकों के ऊपर आरबीआई निर्देश देता है। दूसरा है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात जिसको बोला जाता है, वो वर्तमान रेट कितना है? 18%। यानी कि आरबीआई निर्देश देता है कि आप टोटल का, ठीक है, 100 करोड़ में से आपने 4.5 करोड़ रुपए सीआरआर में रख दिए, और बचे हुए का 18% जो है आपको एसएलआर के तौर पे रखना पड़ेगा। यानी कि आपको या तो उसको कैश में रख लीजिए, या गोल्ड में रख लीजिए, या फिर प्रतिभूति। यानी प्रतिभूति का मतलब होता है सिंपल कोई पेपर हो गया जिसके ऊपर लिखा है कि एक आपके पास, आप एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन है कि आप इतना पैसा आपके पास है, इतने परसेंट ब्याज पर, या फिर ये लिया गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। ठीक है, उसके तौर पर आप रख लीजिए। ठीक है, प्रतिभूति का मतलब सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर होता है, जिसमें कि लिखा रहता है कि आप से इतना लोन लिया गया है या दिया गया है। ठीक है, और इतने समय बाद इतना परसेंट आपको ब्याज मिल जाएगा और आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। उसको क्या बोला जाता है? प्रतिभूति बोला जाता है, सिक्योरिटी बोला जाता है। तो इन तीनों में से आपकी चॉइस है, वो कुछ भी करके आपको 18% अपने पास सेफ रखना है।
CRR में कितना है 4.5%, ये रेट चेंजेस होते रहते हैं। SLR में 18%। अब सवाल आता है कि ये क्यों किया जाता है, SLR और CRR में जो है चीज़ों को सुरक्षित क्यों रखा जाता है? ये इसलिए रखा जाता है ताकि कि अचानक से जो डिपॉजिटर्स हैं, डिपॉजिटर मतलब जिन्होंने पैसा अपना बैंक में जमा किया है, वो बोलें आके एकदम आ जाएं और बोलें कि भाई हमारा पैसा वापस लाओ, बैंक के पास आ जाओ। और बैंक के पास ऐसी स्थिति है कि बैंक कभी भी ऐसा नहीं है कि वो पैसा जो है अपने पास जितना डिपॉजिटर ने जमा करवा रखा है पैसा वो अपने पास रखेगा, नहीं, उसको अपने बैंक भी तो चलाना है, तो वो उन पैसे का यूज़ करके आगे लोन दे देता है जिनको लोन की ज़रूरत होती है। तो बैंक के पास खुद का पैसा नहीं होता, वो आ रहा है तो कहीं जा रहा है, कहीं से आ रहा है कहीं जा रहा है, इस तरीके से काम चलता है। तो जिन्होंने पैसे दिया था उन्होंने किसी हड़बड़ी में अचानक, जैसे कोरोना टाइम में हुआ या फिर ऐसे इतिहास में बहुत सारे केसेस रहे हैं, जैसे अमेरिका में मंदी आई थी जब 2010 की, वो इसी वजह से आई थी। 1930 की मंदी आई थी, वो इसी वजह से आई थी। ठीक है, अचानक से हड़बड़ी आ गई या फिर डिपॉजिटर्स ने पैसा निकालना चालू कर दिया कि बहुत जो डिपॉजिटर मतलब जमा करता, जिन्होंने पैसा जमा करा रखा है, वो आए और बोले कि भाई हमारा पैसा वापस लाओ, हम पैसे निकाल रहे हैं। एक ने निकाला, दो ने निकाला, ज़्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में पैसा निकालने लगे तो बैंक पैसा कहाँ से लाएगा अचानक से? तो उसी स्थिति को देखते हुए RBI ने कुछ रेगुलेशंस, नियम बनाए कि आपको इतना पैसा सुरक्षित रखना ही पड़ेगा ताकि कोई ऐसी स्थिति आए तो आप लोगों को पैसा दे पाए उनका वापस। ऐसा नहीं है कि लोगों का पैसा डूब जाए। तो इसीलिए क्या बनाया गया, CRR और SLR बनाया गया। ठीक है, फिर आता है, ये भी आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब ये भी क्यों किया जाता है, ये CRR अचानक थोड़ा कम कर दिया, मान लीजिए 4% की जगह 6% कर दिया या फिर 4% की जगह 3% कर दिया। और SLR जो है 18% है वर्तमान में, जैसे मैंने आपको बताया, 18 की जगह 16 कर दिया या 18 की जगह 20 कर दिया। तो इससे भी क्या फ़र्क पड़ेगा, जो है मान लीजिए पहले इतना परसेंट रखना पड़ रहा था 100 करोड़ का, तो अब इतना परसेंट रखना पड़ रहा है या फिर इतना परसेंट रखना पड़ रहा है। तो उससे क्या होगा, पैसे को कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। जहाँ मार्केट में 100 करोड़ में से मान लीजिए आप उसके पास जो है इतना करने के बाद मान लीजिए 60 करोड़ रुपए बचा, 60 करोड़ में से वो लोगों को लोन दे रहा था और RBI ने बोला नहीं, हम इस रेट को बढ़ा के 18% कर की जगह 20% कर रहे हैं, तो अब उसको इसमें से और कम करना पड़ेगा सेव करने के लिए, और अपने पास SLR बढ़ाने के लिए और कम करना पड़ेगा, यानी उसकी लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी। और लोन देने की क्षमता कम हो गई तो लोगों के पास लोन कम पहुंचेगा, लोगों की क्रय शक्ति क्षमता कम होगी, महंगाई जो है वो कम हो जाएगी फिर अपने आप। तो इन उपकरणों का उपयोग भी किस लिए किया जाता है, महंगाई और मंदी को नियंत्रित करने के लिए। उद्देश्य सबका एक ही है। ठीक है, घुमा फिरा के आएंगे तो चीज़ें का उद्देश्य सबका एक ही है। अगला है बैंक रेट, रेपो रेट पढ़ लिया, रिवर्स रेपो रेट पढ़ लिया, CRR SLR पढ़ लिया। अब आता है बैंक रेट। सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। बैंक रेट ये है, क्या है, वह दर जिस पर RBI जो है बैंक्स को लोन देता है, व्यापारिक बैंकों को या अन्य बैंकों को। व्यापारिक बैंक का मतलब होता है कमर्शियल बैंक, जो कि जिनका उद्देश्य बिजनेस करना है बेसिकली। ठीक है, मेन लाभ क्या है, मेन चीज़ क्या है, प्रॉफिट करना। और भी कई तरीके के बैंक होते हैं, सहकारी बैंक, अलग अलग तरीके के बैंक होते हैं। ठीक है, तो बैंकों को जिस RBI जो है व्यापारिक बैंक को जिस रेट पर जो है लोन देता है उसको बैंक रेट बोला जाता है। अब आप कंफ्यूज होंगे, आप पूछेंगे कि रिवर्स और रेपो रेट में भी तो यही था कि जिस पर, तो दोनों में अंतर क्या हुआ। अंतर ये है कि रेपो रेट के अंतर्गत और रेपो रेट के अंतर्गत अल्पकालिक अवधि जो है मेन फैक्टर था, यानी कि थोड़े समय के लिए, छोटे समय के लिए। लेकिन बैंक रेट के अंतर्गत, बैंक दर के अंतर्गत जो है फैक्टर क्या आ जाता है, लंबे समय के लिए। दोनों में अंतर यही है, लंबे समय के लिए, यानी कि एक लंबी अवधि के लिए जिस दर पर RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है व्यापारिक बैंकों को या अन्य बैंकों को लोन देता है, उस दर को बैंक दर कहा जाता है, बैंक रेट दिया जाता है। अंतर क्या है, रेपो रेट में अल्पकालिक अवधि थी और यहाँ पर क्या है, लंबे समय के लिए, 5 साल 10 साल 15 साल, ये बस अंतर किसका है, समय का। ठीक है, उद्देश्य क्या है, सेम है, तरलता को नियंत्रित करना। ठीक है, अगर ये परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, ये परसेंट वर्तमान में कितना है 6.75%, कितना, यहाँ पे अगर आप लिख लेंगे तो आप कुछ आंकड़े दिखा सकते हैं पेपर में, 6.75% है वर्तमान में। ठीक है,
तो ये सबसे मेन फैक्टर रहता है बेसिकली, इसी के थ्रू बाकी चीज़ों का एडजस्ट कर लिया जाता है कि अगर बैंक रेट इतना है तो 1% ऐड जो है रेपो रेट में हो जाएगा या फिर एमएसएफ में हो जाएगा, इस तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है। वो आपको इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी वर्तमान दर क्या चल रही है 6.75%। अगर मान लीजिए इसको बढ़ा के 8% कर लेता है तो क्या बैंक जो है लोन कम लेगा तो वापस वही चीज़ साइकिल बन जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए 6.75% की जगह 4% कर देगा तो बैंक बोलेगा हाँ भाई कम पैसे में ज़्यादा वो कम इंटरेस्ट में ज़्यादा लोन मिल रहा है तो ले लेगा, और फिर वो लोगों को ज़्यादा पैसा देगा, लोगों को ज़्यादा पैसा देगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा पहुँचेगा, दोबारा से महंगाई जो है बढ़ने लगेगी। तो सिंपल, सब चीज़ों का उद्देश्य, फैक्टर, सब चीज़ें सेम काम कर रही है, बस आपको ये साइकिल समझने की ज़रूरत है। अगला क्या आता है, एमएसएफ रेट, ठीक है। एमएसएफ मार्जिनल सेफ्टी, ठीक है, इसको बोला जाता है। ये सिंपल है, एनडीटीएल का जो उनके पास मैंने बताया था जितना अमाउंट है उसका मात्र 1%, एमएसएफ में मात्र 1% ही उसका लोन दिया जाता है। मान लीजिए 100 करोड़ है तो इसका 1% कितना निकला, 1 करोड़ रुपए ही लोन दिया जाता है अल्पकालिक अवधि के लिए, उसको एमएसएफ बोला जाता है, ठीक है, अल्पकालिक अवधि के लिए। ओवरनाइट बोला जाता है बेसिकली इसमें, ओवरनाइट मतलब एक दिन के लिए या फिर एक से ज़्यादा 2 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए एमएसएफ इसको रोल बोला जाता है। ये छोटी सी चीज़ है, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला आता है ओएमओ, ओपन मार्केट एक्टिविटीज़। ओपन मार्केट में खुली बाजार की प्रतिक्रियाएँ, खुले बाजार की प्रक्रियाएँ, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, मेन काम होता है प्रतिभूतियों का। क्या होता है, प्रतिभूतियाँ, ठीक है। प्रतिभूतियाँ क्या होती है, प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती हैं या आरबीआई के द्वारा जारी की, वैसे बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ही जारी की जाती हैं, ठीक है। एक तरीके से एक पेपर होता है जिसके ऊपर कंडीशंस लिखी जाती है कि कौन लोन ले रहा है, कौन ये खरीद रहा है, ठीक है। मान लीजिए सरकार है, ठीक है, सरकार ने कुछ पेपर जारी किए, ठीक है, उसकी वैल्यू है कुछ, ठीक है, उस पेपर की कुछ वैल्यू है और उसने किसी ने खरीद ली, बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं, और इसमें लिखा है मान लीजिए कोई एक्स नाम का कोई पर्सन है, इसने जो है प्रतिभूति खरीद ली, इसका रेट डिसाइड किया सरकार ने जो है 10 लाख रुपए, ये इस पर्सन ने खरीद ली। क्यों खरीदेगा, क्योंकि इसमें लिखा रहता है कि आप एक साल बाद आपको जो है इसकी वैल्यू, इस पर आपको 8% ब्याज के साथ आपको पैसा आपको वापस मिल जाएगा। वो भी ड्यूरेशन अलग अलग होती है हर पत्र की, वो आपको वो खरीदने वाले को डिसाइड करना होता है कि वो कितने कौन सा लेना चाहता है, ठीक है। तो 8% आपको 10 लाख रुपए 8% पे आपको एक साल बाद आपके रिटर्न मिल जाएंगे। तो आपको लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है, जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, और रिस्क इसमें बहुत ही कम होता है या ना के बराबर बिल्कुल नहीं होता। तो सरकार की गारंटी है, ठीक है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार को पैसे की ज़रूरत है, सरकार को पैसे की ज़रूरत है। मान लीजिए 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, तो वो ऐसे ही कई सारे पत्र जारी कर देगी। तो उससे क्या होगा, लोगों ने पत्र खरीद लिया, सरकार के पास पैसा पहुंच गया। अब सरकार के पास क्या है, प्रतिभूतियाँ हैं। सरकार के पास क्या है, इनको प्रतिभूतियाँ बोलते हैं इन पत्रों को। सरकार के पास क्या है, प्रतिभूतियाँ हैं, सिक्योरिटीज़ हैं। अब आरबीआई चाह रहा है, आरबीआई क्या चाह रहा है, तो हमने सबसे शुरू में ही पढ़ा था कि सरकार भी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राजकोषीय नीति के अंतर्गत। सरकार के राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या करती है, लोगों के कल्याण के लिए सब्सिडी देती है, लोगों को जो है समय समय पर, बाकी जो है आपने देखा होगा जनधन योजना या फिर अनेकों प्रकार की ऐसी स्कीम चलाती रहती है, मनरेगा, जिसके अंतर्गत सरकार जो है लोगों को पैसा प्रोवाइड करती है, और लोगों के पास पैसा आएगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगी। यानी कि अब आरबीआई के ने बहुत सारे फैक्टर्स काम किए लोगों के पास, लेकिन आरबीआई जो है सरकार के पास से भी थोड़ा नियंत्रण करना चाहती है, सरकार कम पैसा खर्च करे, उसके लिए भी आरबीआई को कुछ करना पड़ता है। तो अब आरबीआई ने क्या किया, सरकार से जो है पैसा अपने पास मांगने के लिए जो है प्रतिभूतियाँ जो है जैसे मैं आपको बता दूं, आपको पहले किताबी डेफिनेशन बता देता हूँ। इसके अंतर्गत आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, ठीक है। यदि आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगा तो बाजार में तरलता बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मान जैसे एग्जांपल के तौर पे
मान लीजिए जो बहुत सारे पर्सन थे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये बहुत सारे पर्सन देश की जनसंख्या में, जिन्होंने सरकार से जो है प्रतिभूतियाँ ली हुई हैं। ठीक है, क्या ली हुई है? प्रतिभूतियाँ खरीदी हुई हैं, इनके पास पेपर पड़े हैं। तो आरबीआई ने क्या कहा, अब मान लीजिए कि देश में मंदी चल रही है, देश में बाजार में पैसा कम है, तो आरबीआई ने क्या कहा कि आप लोग जो है मुझे, आपके पास जो प्रतिभूतियाँ पड़ी है वो मुझे दे दो। ठीक है, मतलब आरबीआई एक तरीके से न्यूज़ निकालती है या फिर मार्केट में कुछ चीज़ें रिलीज़ करती हैं, उसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपके पास जो प्रतिभूतियाँ पड़ी है वो आपको सरकार जो है 8% दे रही है, तो मैं आपको 10% दूंगा। ठीक है, आप ये जो है प्रतिभूतियाँ मुझे दे दीजिए। अब सरकार, आरबीआई ने ये ले ली। ठीक है, तो आरबीआई ने ले तो ली, अब आरबीआई जो है 10% पे दे रहा है कि मैं आपको 1 साल बाद 2 साल बाद आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा 10% ब्याज के साथ। अब क्या है, लोगों के पास जो है पैसा पहुंच जाएगा, लोगों के पास पैसा पहुंच गया। अब पैसा पहुंच गया तो लोग उसको खर्च करेंगे वापस, मार्केट में जो है पैसा बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, मंदी दूर होगी, है ना। तो आरबीआई क्या है, खुले बाजार में ऐसी प्रक्रियाएं कर रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, खुले बाजार के। रिवर्स कर देंगे इसको, रिवर्स वाले केस में क्या है, आरबीआई के पास कुछ सरकारी प्रतिभूतियाँ पड़ी है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियाँ आरबीआई के पास पड़ी हैं। अगर मान लीजिए कि मार्केट से पैसा खींचना है, मार्केट से पैसा खींचना है, तो इस केस में क्या करेगा, आरबीआई कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकालेगा कि मैं जो है अपनी प्रतिभूतियों को बेच रहा हूँ। ठीक है, अपनी प्रतिभूतियों को बेच रहा हूँ और लोग जो है उसको खरीदेंगे। लोग क्यों खरीदेंगे, क्योंकि उनको ब्याज मिल रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो कि खरीद रहे हैं, अब वो खरीदने के लिए गए, तो अब जो है आरबीआई ने बोला कि आप मुझे जो है, आपके पास जो है पैसा पड़ा है, उससे जो मेरे पास प्रतिभूतियाँ वो खरीद लीजिए। क्यों खरीद लीजिए, क्योंकि आपको इतने % में ब्याज दूंगा। तो उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा पड़ा था वो आरबीआई ने खींच लिया। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया, खींच लिया, तो इससे क्रय शक्ति कम हो गई लोगों की और महंगाई अपने आप नियंत्रण में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ये नहीं कि एक ही फैक्टर काम करेगा, सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO, MSF, ठीक है, CRR, SLR, ये सभी फैक्टर्स मिलके काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में एक फैक्टर काम करेगा, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में एक फैक्टर काम नहीं कर सकता एक बार में। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, खुले बाजार की प्रक्रियाएं। और फिर हमने वो देख ही लिया कि चयनात्मक के अंतर्गत क्या होता है कि एक क्षेत्र को चयनित किया जाता है या कुछ क्षेत्रों को चुना जाता है कि हमें इसके अंतर्गत जो है चीज़ों को कंट्रोल करना, पैसे को बढ़ाना है, पैसे को वो है कम करना है। यानी कि जैसे अगर हम देखें तो एक टाइम पे जो सर्विस सेक्टर था वो इंडिया का 1990 से पहले बहुत ही कम था, यानी कि कृषि का सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा थे, हम कहें प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा था और सर्विस सेक्टर बहुत ही लो था। आज के टाइम में तो ये लगभग 60% है। ठीक है, पूरी जीडीपी का। लेकिन पहले 1990 से पहले जब एलपीजी आया था, एलपीजी मतलब जो है, एलपीजी क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो नीतियाँ आई थी, उससे पहले सर्विस सेक्टर इंडिया में बहुत ही पिछड़ा हुआ था। तो उस पर जो है बैंकों ने, उस पर आरबीआई ने, उस पर सरकार ने फोकस किया और इस सेक्टर के अंतर्गत निवेश करना चालू किया। इस सेक्टर के अंदर निवेश कैसे, लोगों को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, आधारभूत संरचना विकसित करना, अलग अलग तरीके की चीज़ें, ठीक है, टेक्नोलॉजी लाना। तो इस क्षेत्र पर मुख्य तौर पर फोकस किया। तो ये क्या है, बेसिकली जो है चयनात्मक है कि हम इस क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र के ऊपर फोकस किया जाएगा। इस क्षेत्र में ऑलरेडी बहुत महंगाई चल रही है तो इस क्षेत्र को फोकस किया जाएगा, या इस क्षेत्र को जितनी ज़रूरत थी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को उतना ध्यान दिया जा चुका है, अब बाकी क्षेत्रों को ध्यान दिया जाए। तो ये क्या है, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये चयनात्मक, यहाँ पे पैसे को पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों हमने मॉनेटरी पॉलिसी को समझ लिया है, यानी कि मौद्रिक नीति को बहुत बेहतर ढंग से समझ लिया है। ठीक है, इसके हमने बहुत सारे फैक्टर समझ लिए। ठीक है, लेकिन अब हम आगे क्या समझेंगे, राजकोषीय नीति। हम सबसे शुरू में देख चुके हैं कि चीज़ों को, पैसे को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मौद्रिक नीति काम नहीं कर सकती अकेले, उसको सरकार के साथ सामंजस्य करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मौद्रिक नीति अलग चल रही है, राजकोषीय नीति अलग चल रही है, तो ऐसे में सामंजस्य नहीं बन पाएगा। और जो जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो महंगाई को कम करने के लिए हो, चाहे वो मंदी को नियंत्रित करने के लिए हो, ठीक है, देश की आर्थिक समृद्धि के लिए है, तो दोनों चीज़ों को साथ में काम करना ही पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि राजकोषीय नीति क्या होती है।
ठीक है। अगर हम पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, वो आप जरूर लिख लें। वह नीति जो सरकार के राजस्व, ठीक है, सरकार के राजस्व, आय और व्यय से संबंधित है, उसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं। वह नीति जो सरकार के राजस्व, आय, व्यय से संबंधित होती है राजकोषीय नीति कहलाती है। ठीक है, यानी कि सरकार का जो राजस्व है, आय है और व्यय है, वो कितना कितना हो रहा है, वो उसको क्या बोला जाता है, राजकोषीय नीति बोला जाता है। यह नीति अर्थव्यवस्था में आय का वितरण, यानी कि अर्थव्यवस्था में लोगों के पास कितना कितना इनकम पहुंच रही है, संसाधनों का आवंटन, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास रिसोर्सेज पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, ठीक है, एवं आर्थिक स्थिरता से संबंधित होती है। ठीक है, आर्थिक स्थिरता मेन उद्देश्य क्या है, आर्थिक स्थिरता लाना, आर्थिक समृद्धि लाना। ठीक है, दोबारा से बोल दूँ एक बार, वह नीति जो सरकार के राजस्व, आय तथा व्यय से संबंधित होती है राजकोषीय नीति कहलाती है। यह नीति अर्थव्यवस्था में आय का वितरण, संसाधनों का आवंटन एवं आर्थिक स्थिरता से संबंधित होती है। इस प्रकार यह सरकार की आय एवं व्यय का गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचक है। ठीक है, सरकार की आय कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, सरकार कितना खर्च कर रही है, ठीक है, इन सभी को एक तरीके से एक नंबर्स में दिखाया जाता है। ठीक है, उस पूरी नीति को मिला कर क्या बोला जाता है, राजकोषीय नीति। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना, सामाजिक विकास करना, ठीक है, और ये सभी चीज़ें करना है ना। आगे हम देख लेते हैं कुछ और किताबी डेफिनेशन। इसका उद्देश्य क्या है ये भी हम देख लेते हैं। सेम वही उद्देश्य हैं जो मौद्रिक नीति का उद्देश्य था, बस थोड़े बहुत डिफरेंस हो जाएंगे कि संसाधनों का कुशल आवंटन, यानी कि रिसोर्सेज को बेहतर ढंग से एलोकेट करना, लोगों को जितने की ज़रूरत है उन तक पहुंचाना, जिस वर्ग को ज़रूरत है उन तक पहुंचाना। ऐसा नहीं है कि पूरे देश के रिसोर्सेज एक ही क्लास के हाथ में, एक ही वर्ग के हाथ में नियंत्रित रह जाए, नहीं, सभी को रिसोर्सेज की ज़रूरत है अपने आप को डेवलप करने के लिए, तो वो कौन करेगा, राजकोषीय नीति करेगी, सरकार करेगी। ठीक है, दूसरा, धन एवं आय का समान वितरण, धन एवं आय का समान वितरण। ठीक है, अगर आप देखें तो भारत में आज बहुत ही बड़ी समस्या आर्थिक तौर पर ये दिखती है कि आय की असमानता जो है बढ़ती ही जा रही है। आय की असमानता एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि देश में जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, उनकी वेल्थ जो है बढ़ती ही जा रही है। देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, बहुत बड़ा हिस्सा जो है देश का वो गरीब है। ठीक है, और हम कहीं मिडिल क्लास है, वो धीरे धीरे उसी लेवल पर बना हुआ है या नीचे नीचे खिसकता जा रहा है। तो इसके बीच क्या अंतर जो है दोनों के बीच, वर्गों के बीच बढ़ता ही जा रहा है। तो उसको नियंत्रित करना भी राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है, लोगों तक पैसा पहुंचाना, जिनको ज़रूरत है उनके खातों में पहुंचाना डायरेक्ट तरीके से। ठीक है, जनधन योजना एक एग्जांपल है। आप बहुत सारी, अगर आपको योजना याद है सरकार की, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जनधन योजना हो, खाते से संबंधित योजनाएं हैं, कई तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अगर आपको योजनाएं याद है तो उनको ज़रूर मेंशन करें, ठीक है, और अंडरलाइन के साथ, इन्वर्टेड कोमा के साथ, ताकि इम्प्रेशन अच्छा हो। ठीक है, तो धन का वितरण, आय का वितरण, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आर्थिक स्थिरता वही चीज़ जो हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, अंतिम उद्देश्य यही, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि। ठीक है, ये आप लिख लें। निवेश को प्रोत्साहित करना, निवेश को प्रोत्साहित करना, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना, लोगों के हाथ में पैसा आएगा या फिर कंट्रोल होगा तो उससे निवेश भी बेहतर होगा। ठीक है, और जो देश के वंचित वर्ग हैं, देश के वंचित वर्ग का उत्थान करना, उत्थान मतलब उनको अपग्रेड करना, उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, उनको गरीबी से दूर करना। ठीक है, वंचित वर्ग में क्या क्या आता है, महिलाएं या कुछ पर्टिकुलर जातियां और कुछ क्षेत्रों के, पर्टिकुलर क्षेत्रों के लोग, इस तरीके से उनको क्या बोला जाता है, वंचित वर्ग आता है। या फिर हम कहें कि वंचित का मतलब सिंपल होता है कि जिन तक चीज़ें नहीं पहुंच पाई है उनको क्या बोलते हैं, वंचित। ठीक है, तो ये क्या है, राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। अब बात करते हैं
कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो ये उद्देश्य भी हमने पढ़ लिया, राजकोषीय नीति क्या होती है वो भी पढ़ लिए, लेकिन वो कौन सा फैक्टर हैं जिनके थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है कंट्रोल, जैसे आरबीआई के कुछ फैक्टर्स थे हमने पढ़े मौद्रिक नीति के अंतर्गत, मौद्रिक नीति के फैक्टर्स पढ़े, वैसे ही राजकोषीय नीति के अंतर्गत भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, कराधान, यानी कि कर यानी कि टैक्स को निर्धारित करना। ठीक है, राजकोषीय नीति जैसे मौद्रिक नीति है वो हर 2 महीने में एक बार डिसाइड होती है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा हर 2 महीने में मीटिंग्स की जाती है। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। ठीक है, उस समिति को क्या बोलते हैं, उस मीटिंग को क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति समिति। साल में लगभग हर महीने में 2 महीने में एक बार, तो साल में कितनी, लगभग 4 से 6 बार की जाती है। ठीक है, तो समय समय पर वो इम्प्लीमेंट की जाती है। लेकिन राजकोषीय नीति जो है साल में एक ही बार डिसाइड होती है, वो किसके, बजट के टाइम पे। हम जानते हैं कि साल में एक बार बजट डिसाइड होता है। ठीक है, 1 फरवरी आजकल अभी नया रूल डिसाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसमें क्या है, पूरी राजकोषीय नीति को डिसाइड किया जाता है। यानी कि राजकोषीय नीति आने वाला जो साल है उसमें सरकार की इनकम क्या हो सकती है, अनुमान लगाया जाता है। सरकार का व्यय का, यानी सरकार किन किन क्षेत्रों पे फोकस करेगी, कहाँ कहाँ खर्च करेगी अपना पैसा, किन किन क्षेत्रों से इनकम होने की वो है, तो इसी को क्या बोला था, राजकोषीय नीति। और ये साल में एक बार डिसाइड की जाती है, कब, बजट के टाइम पे। कब की जाती है, बजट के टाइम पे। मौद्रिक नीति की तरह नहीं, मौद्रिक नीति साल में 4 से 6 बार मौद्रिक नीति समिति की जो है बैठक होती है। लेकिन राजकोषीय नीति जो है सरकार की नीति होती है, जो कि साल में एक बार बजट के अंतर्गत डिसाइड होती है। सबसे मेन फोकस इस पर कराधान के ऊपर किया जाता है। कराधान मतलब टैक्स के ऊपर, यानी कि किन किन चीज़ों पर कितना कितना टैक्स लगेगा, उससे डिसाइड होता है कि मार्केट में कितना पैसा पहुंचेगा, लोगों के हाथ में कितना पैसा होगा। मान लीजिए कि ऐसा समझ चल रहा है कि देश में महंगाई का स्तर बहुत ही हाई है। ठीक है, महंगाई कभी भी एक वर्ग के लिए अच्छी हो सकती है। मान लीजिए अगर महंगाई ज़्यादा है तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, बिजनेस क्लास के लिए अच्छी हो सकती है जो उत्पादन कर रहे हैं, है ना, लेकिन एक समय के बाद उनके लिए भी बेहतर नहीं है। तो यानी कि महंगाई जो है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो सरकार क्या है, टैक्सों को क्या करेगी, महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है, लोगों के हाथ में क्रय शक्ति बढ़ गई है, पैसा बढ़ गया है। अब क्रय शक्ति हमें कम करनी है तो मौद्रिक नीति तो चल ही रही है साथ में। अब सरकार क्या करेगी अपनी तरफ से, जो तो लोगों की क्रय शक्ति, यानी कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, सरकार क्या प्रयास करेगी कि लोगों के ऊपर टैक्स जो है थोड़ा बढ़ा देगी। तो टैक्स यानी कि बढ़ा देगी तो लोगों के पास क्रय शक्ति कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, महंगाई नियंत्रित करने में मतलब प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही हो जाएगी। भारत जैसे इतने बड़े देशों में, विकासशील देशों में, ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पर इनका असर तुरंत नहीं दिखता, उसमें काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो अगर टैक्स को बढ़ा देगी तो उससे क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, अगर टैक्स रेट को कम कर देगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। ये सारे फैक्टर एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। ठीक है, सबसे मेन फैक्टर क्या है, कराधान, यानी कि टैक्स की नीति डिसाइड करती है। दूसरा क्या है, सरकार जो है किससे प्रयास करती है, सब्सिडी से। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि लोगों के हाथ में, जैसे अगर हम बात करें, सब्सिडी का मतलब है लोगों को पैसा दे देना, लोगों को एक तरीके से हाथ में डायरेक्टली पे, इनडायरेक्ट तरीके से नहीं बल्कि डायरेक्ट तरीके से पैसा दे देना। ठीक है, चाहे वो खातों में हो, चाहे किसानों को देना हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, भले जैसे किसानों को सब्सिडी दी जाती है कि आप ये फसल उगाइए, ठीक है, आपको भले ही रेट मार्केट में जो भी चल रहा हो, आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा सरकार की तरफ से। ठीक है, सरकार आपसे वो फसल खरीद लेगी इतने पैसे में, भले उसका रेट कुछ भी चल रहा हो मार्केट में। तो इससे क्या है, वो सब्सिडी के माध्यम से एक तरीके से गवर्नमेंट जो है लोगों को जो ये दिलासा देने का प्रयास करती है, या ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि आपके साथ सरकार खड़ी है, आप उत्पादन कीजिए। ठीक है, और आपको इनको प्रोत्साहन देने का प्रयास करती है, वो किसानों के साथ होता है। ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप में, या फिर एक क्षेत्र में जहाँ पर कि सरकार को लग रहा है कि इस क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर जो है उस पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट पे या पर्टिकुलर सेक्टर पे टैक्स रेट को कम कर देती है। ठीक है, ऐसा बहुत बार देखा गया है, यहाँ पे टैक्स रेट को एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत कम कर दिया गया है कि ताकि उस सेक्टर की ग्रोथ जल्दी हो पाए, लोग जल्द से जल्द उस सेक्टर से जुड़े। ठीक है, प्रॉफिट के लिए, और धीरे धीरे फिर उसको कंट्रोल कर लेती है वापस। ठीक है, तो सब्सिडी के माध्यम से, अनुदान के माध्यम से, अनुदान का मतलब दान देना। ठीक है, गवर्नमेंट जो है दान देती है। फिर सब्सिडी के साथ साथ जो है चयनात्मक कराधान भी इसका एक उपाय है।
ठीक है। और प्रत्यक्ष अनुदान जो मैंने बताया आपको, डायरेक्ट खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर देना, कई सारी योजनाओं के माध्यम से करना। तो यही सब क्या है, राजकोषीय नीति के फैक्टर्स हैं, काम करते हैं। इसमें आपको बजट में ही, अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसमें बजट में उतरना पड़ेगा कि बजट के फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या एक्सपेंडिचर्स, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन आपको एग्ज़ाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको कवर अप हो जाएगा। तो यही क्या है, राजकोषीय नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। हमारा जो लास्ट फैक्टर है वो क्या है, विनिमय दर। ठीक है, विनिमय दर। तो विनिमय दर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, किताबी डेफिनेशन नोट जरूर कर लीजिएगा। विदेशी विनिमय से अभिप्राय विदेशी करेंसी से है। ठीक है, वह दर जिस पर विदेशी मुद्रा के लिए घरेलू मुद्रा को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा रेट, ऐसा दर, ऐसी परसेंटेज जिस पर विदेशी मुद्रा और घरेलू मुद्रा, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं भारत की घरेलू मुद्रा। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, और मान लीजिए डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर। तो वह दर जिस पर विदेशी मुद्रा के लिए घरेलू मुद्रा को परिवर्तित किया जा सके विदेशी विनिमय दर कहलाती है। अर्थात यह घरेलू करेंसी के रूप में भी भुगतान की जाने वाली वह कीमत है जो विदेशी मुद्रा की एक इकाई खरीदने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यानी कि मान लीजिए कि आपको, वैसे वर्तमान में क्या चल रहा है, 1 रुपये की कीमत जो है 82 या फिर 85, जो भी मान लीजिए, एग्जैक्ट आप नेट पे देख लीजिएगा, 1 रुपये, 1 डॉलर की कीमत कितनी चल रही है, 82 रुपये के आसपास, 82 या 80 रुपये जो भी है, 85 रुपये उसके आसपास चल रही है। ठीक है, यानी कि आपको 1 डॉलर अगर आपको चाहिए तो आपको कितने, 82 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। ठीक है, वो सम टाइम टू टाइम चेंज होती है, हर दिन चेंज होती रहती है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो कितने रेट पर चेंज हो रही है, कितने रेट आपको पड़ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, विनिमय दर बोला जाता है। दोबारा पढ़ दूँ मैं आपका, विदेशी विनिमय से अभिप्राय विदेशी करेंसी से है, वह दर जिस पर विदेशी मुद्रा के लिए घरेलू मुद्रा को परिवर्तित किया जा सकता है विदेशी विनिमय दर कहलाती है। अर्थात यह घरेलू करेंसी के रूप में भुगतान की जाने वाली वह कीमत है जो विदेशी मुद्रा की एक इकाई खरीदने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस प्रकार विदेशी विनिमय दर से दो देशों की मुद्रा के मध्य विनिमय के अनुपात को व्यक्त करती है। यानी कि 1 डॉलर खरीदने के लिए आपको कितने रुपए की ज़रूरत पड़ रही है, उस रेट को क्या बोला, उस अनुपात को क्या बोला जाता है, जब हम इसका अनुपात निकालते हैं तो उस रेट को क्या बोला जाता है, विनिमय दर बोला जाता है। ठीक है, विदेशी विनिमय दर का उपयोग विदेशी व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमें कन्वर्ट करने विदेशी मुद्रा की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत ही सारे उद्देश्य हैं। जैसे कि पहला, विदेशी व्यापार को करने के लिए, यानी कि अगर आपको मान लीजिए, ठीक है, पूरे अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में जो है मुख्यतः अमेरिकी डॉलर में ही व्यापार किया जाता है। यानी कि अगर आपको चीन के साथ व्यापार करना है, अमेरिका के साथ व्यापार करना है तो आपको डॉलर तो यूज़ करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन आपको चीन के साथ यूज़ करना है, चाहे वो बाकी के साथ व्यापार करना है किसी देश के साथ, तो मुख्यतः एक्सेप्टेबल क्या है, डॉलर ही जो है मुख्य तौर पर ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अब तो धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो धीरे धीरे कम भी हो रहा है, और बाकी जो देश हैं वो आपस में अपनी अपनी करेंसी से जो है व्यापार भी कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ठीक है, तो विदेशी व्यापार करने के लिए जो है विदेशी करेंसी की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा डॉलर, मान लीजिए चीन के साथ अगर आप व्यापार कर रहे हैं, जापान के साथ आप व्यापार कर रहे हैं, भारत और चीन आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि भारत की जो करेंसी है वो 1 रुपया, जो भारत की, जो मान लीजिए चीन की करेंसी जो है महंगी है भारत की तुलना में, तो ऐसा भी हो सकता है भारत और जापान के मध्य व्यापार चल रहा है, तो जापान की जो भारत अगर कुछ खरीद रहा है, ठीक है, भारत ने कुछ खरीदा जापान से, तो भारत को पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी जापान को, तो वो किस में करेगा, भारतीय रुपयों में ना करके वो जापानी रुपयों में उसे करना पड़ेगा, या फिर अमेरिकी डॉलर में करना पड़ेगा, जो भी एक्सेप्टेबल है। तो इसको क्या बोला जाता है, व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान करने के लिए।
अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान, यानी कि हर देश जो है अपनी आर्थिक स्थिति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए या बेहतर ढंग से चलाने के लिए ऋण लेता है, ठीक है, वो लोन लेता है अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर, IMF से, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और या बैंकों से, बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लोन लेता है, किसी देश से लोन लेता है, ठीक है। तो वो क्या है, उसके लिए भी क्या चाहिए, उसका भुगतान करना है, तो उसके लिए भी क्या है, विदेशी मुद्रा की जरूरत है, जो भी उनका एक्सेप्टेबल जो है, चाहे वो डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, रुपया, जो भी है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, विदेशी निवेश के लिए भी आवश्यक है, यानी कि अगर आपको किसी देश में निवेश करना है, मान लीजिए आप जो है भारत जो है अमेरिका में निवेश करना चाहता है, अमेरिका जो भारत में निवेश करना चाहता है, तो अगर अमेरिका भारत में निवेश करना चाहता है तो उसको जो है करेंसी कन्वर्ट करानी पड़ेगी अपनी, ठीक है, तब वो भारत में निवेश कर पाएगा। ऐसे ही भारत को अगर अमेरिका में निवेश करना है तो अमेरिका में अमेरिकी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अनुदान, यानी कि भारत किसी को अनुदान देता है किसी देश को, तो उसको उस देश में की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इसके अपोजिट हो सकता है, ठीक है। कारक आय का भुगतान, कारक आय का मतलब क्या होता है, कारक आय का भुगतान करने के लिए भी विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। कारक आय का मतलब जो मेन चार फैक्टर माने जाते हैं इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के अंतर्गत, कौन कौन से, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। जब इन सभी के क्या है, अपनी इनकम होती है, हम पढ़ते हैं बेसिक से ही कि इन सभी के क्या होते हैं, इन सभी को भुगतान करना होता है, इन सभी को जो है पैसा देना होता है, श्रम, पूंजी, ये सब चीज़ें, भूमि, उद्यमशीलता, तो इसी को क्या बोलता है, कारक आय। अगर आप मान लीजिए अमेरिका ने या बाकी विश्व ने भारत में जो है चीज़ें वो खरीदी या बेची, तो उसके लिए क्या है, विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपको व्यापार करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, उसके लिए भी विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत को, बाकी सभी देशों को ऐसा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगला आता है विदेशी विनिमय के स्रोत क्या है, यानी कि विदेशी मुद्रा प्राप्त कैसे होगी, उसके स्रोत क्या है। स्रोत यही है, सोर्सेज कहाँ कहाँ से आते हैं, एक तो व्यापार के माध्यम से। व्यापार से कैसे आएगा, मान लीजिए कोई देश जो है कोई चीज़ खरीद रहा है, सॉरी बेच रहा है, मान लीजिए भारत ने निर्यात किया है ना, एक्सपोर्ट किया, तो भारत के पास जो है पैसा, मान लिया अमेरिका को कुछ चीज़ एक्सपोर्ट की, अमेरिका को कुछ चीज़ एक्सपोर्ट की, तो अमेरिका जो है उसको भुगतान भी तो करेगा, पैसा भी दे देगा भारत को, तभी तो चीज़ें खरीदेगा, तो अमेरिकी डॉलर जो है भारत के पास पहुंच गया। ऐसे चीन के केस में है तो चीन, अगर ऐसे उल्टा कर रहा है तो भारत का पैसा अमेरिका के पास पहुंचेगा, उल्टा होगा तो, रिवर्स होगा तो इसमें क्या हो रहा है, व्यापार के माध्यम से पैसा भारत के पास आ रहा है, विदेशी मुद्रा आ रही है, ठीक है। शेष विश्व से निवेश, ठीक है, यानी कि बाकी के देश जो है भारत में अगर निवेश कर रहे हैं, या भारत बाकी के देशों में कुछ देशों में निवेश कर रहा है, तो उससे क्या होगा, अगर भारत निवेश कर रहा है तो भारत की करेंसी जो है उस देश में पहुंचेगी, या फिर उस देश की करेंसी भारत में पहुंचेगी, ठीक है, भले ही वो बाद में एक्सचेंज भी करवानी पड़ती है, ठीक है, एक्सचेंज करवानी पड़ती है, ठीक है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के द्वारा अपने जो है सगे संबंधियों को अपने देश में पैसा भेजना, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के द्वारा जो है पैसा भेजा जा रहा है। मान लीजिए कोई पर्सन अमेरिका में जॉब करता है, या फिर सऊदी अरब में जॉब करता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब करता है, और उसका कोई परिवार या सगा संबंधी जो है भारत में रहता है, और वो उसको पैसा भेजता है, तो वो भले ही उस देश की करेंसी में पैसा तो भेजेगा, डॉलर में भेज रहा है, लेकिन वो जो है एक्सचेंज हो के ही भारत में आएगा, ठीक है। तो वो भारत के पास पैसा, भारत अंतिम रूप से जो विदेशी करेंसी है वो कहाँ पहुँचेगी, भारत सरकार के पास, RBI के पास, यानी कि भारत सरकार के पास जो है पैसा पहुंचेगा वो, ठीक है। और भारत सरकार के पास जो है विदेशी मुद्रा पहुंचेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास विदेशी मुद्रा है तो मैं उसको, मेरे लिए कोई मतलब नहीं बनेगा उसका, ठीक है, जब तक मैं उसको कन्वर्ट ना करूँगा। कन्वर्ट करने के लिए वो अंतिम रूप से मुझे एक्सचेंज ऑफिस ही जाना पड़ेगा, और वो एक्सचेंज ऑफिस अंतिम तक कहाँ पहुँचेगा, भारत सरकार के पास, ठीक है। तो इस तरीके से पैसा पहुँचता है सरकार के पास, विदेशी मुद्रा, ठीक है। और शेष विश्व से प्राप्त अनुदान, ठीक है, यानी कि कोई देश जो है भारत में जो है अनुदान दे रहा है, अनुदान का मतलब होता है ऐसा पैसा देना जिसके बदले में कुछ भी रिटर्न की आशा नहीं की जाती, यानी कि एक तरीके से दान दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भारत में पैसा अनुदान यानी कि दान दे रहा है तो उसके लिए भी क्या है, विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
और फिर भारत के पास विदेशी मुद्रा आएगी। तो स्रोत क्या है, ये बहुत सारे स्रोत हैं। तो यहाँ पर हमने और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनको एक और बस इसको उस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये तय करते हैं कि उस देश की मुद्रा का मूल्य कितना होगा। तो आइए देखते हैं। हमने देखा कि किस किस को फ़ायदा होता है अगर किसी देश की करेंसी का मूल्य ह्रास हो जाता है। ये बेसिकली क्या है, मान लीजिए पहले $1 था, ठीक है, $1 जिसकी कीमत पहले 80 रुपये थी, यानी कि 80 रुपये दे के $1 मिल रहा था। अब क्या है, 90 रुपये अब 90 रुपये दे के जो है $1 मिल रहा है, यानी कि मूल्य ह्रास हुआ है, यानी कि मुद्रा का जो है मूल्य ह्रास हो गया, यानी कि मुद्रा की मूल्य जो है कम हो गई है ना। पहले 80 रुपये में मिल रहा था, यानी कि पहले जो चीज़ 10 रुपये में मिल रही थी वो चीज़ 12 रुपये में मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मुद्रा का जो है मूल्य कम हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, 80 रुपये से 90 रुपये हो गया, तो मुद्रा का मूल्य ह्रास हुआ है, ह्रास का मतलब कम हो गया। तो इससे देश को नुकसान होता है, लेकिन देश के अंतर्गत ही कुछ ऐसे फैक्टर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको इसका फ़ायदा भी होता है। जैसे निर्यातकों को, यानी कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा होता है। कैसे, मान लीजिए कि भारत का कोई व्यवसायी है, भारत का कोई बिजनेस पर्सन है जो कि कुछ प्रोडक्ट जो है उसने बनाया और वो मान लीजिए किसी भी कंट्री को बेच रहा है, जो कि जिनके बीच व्यापार किस में चल रहा है, डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में। तो प्रोडक्ट उसने बनाया और उसको एक्सपोर्ट किया, मान लीजिए अमेरिका को ही कर दिया, ठीक है, चाहे कोई फसल हो गया कुछ भी। तो अमेरिका जो है अब उसको भुगतान करेगा, तो भले ही वो $1 का भुगतान उसको, मान लीजिए कोई चीज़ उसको $10 का भुगतान कर रहा है या $1 का भुगतान कर रहा है, तो वो उसको एक्सचेंज तो कराना ही पड़ेगा। जहाँ उस बिजनेस पर्सन को जो एक्सपोर्ट कर रहा है पहले 80 रुपये मिल रहे थे, अब उसी चीज़ के जो है उसको 90 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि मूल्य ह्रास हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, उसका तो फ़ायदा हो ही रहा है ना। भले वो भारत के अन्य चीज़ों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उस व्यवसाय को अच्छा फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले 80 रुपये मिल रहे थे $1 के उसको बेचने पे, अब उसको 90 रुपये मिल रहे हैं उसी चीज़ के। तो निर्यातक को इस चीज़ का फ़ायदा होता है, लेकिन आयातक मतलब जो खरीद रहे हैं, बाहर से जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का नुकसान होता है, क्योंकि अब उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पहले उनको 80 रुपये पे करने पड़ रहे थे, अब उनको 90 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो सरकार क्या है, जब निर्यातकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है कि भारत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, तो कुछ ऐसी नीति अपनाने का प्रयास करती है कि मुद्रा के मूल्य को खुद ही थोड़ा कम कर देती है, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स के थ्रू। तो उसमें भी जो है निर्यातकों को ताकि प्रोत्साहन मिले। और ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा हो, उससे बहुत पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान भी झेलना पड़ता है, तो उस चीज़ को बैलेंस भी बनाना पड़ता है, ठीक है। ये हमेशा ऐसा नहीं कि एक चीज़ को देखकर ही चले सरकार को बहुत चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें बैलेंस में रखनी पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ बेसिक चीज़ है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से विनिमय दर जो है प्रभावित होती है, यानी कि वो कौन कौन से तरीके हैं कि वो डिसाइड कर रहा है कि $1 के लिए आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे या €1 के लिए आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों देशों के बीच किस तरीके से ये रेट डिसाइड होता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो हमारे सामने कुछ फैक्टर्स हैं। बेसिकली हम 3 सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, 3 प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि पहला सिद्धांत है हमारे पास स्वर्ण समता सिद्धांत, जो कि बेसिकली आज से कुछ समय पहले तक सिर्फ यही जो है यूज़ होता था। यानी कि किसी देश के रिजर्व में कितना सोना रखा हुआ है, उसके अनुपात में उस देश की मुद्रा का मूल्य डिसाइड होता था दूसरे देश के तुलना में, ठीक है। कौन सा सिद्धांत? स्वर्ण समता सिद्धांत, ठीक है। आपको ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने का, बस आपको इसको मेंशन भी कर देंगे तो भी अच्छा इम्पैक्ट है इसका, ठीक है। दूसरा क्या है? क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्या है? क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ठीक है। क्या है? क्रय शक्ति समता सिद्धांत, जिसको परचेजिंग पावर पैरिटी बोला जाता है, परचेज पावर पैरिटी, ठीक है, PPP, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। यानी कि एक देश की मुद्रा को अगर हम विभिन्न जगहों पर ले जाए, विभिन्न स्थानों पर ले जाए, एक देश के बाहर विभिन्न स्थानों पर ले जाए, तो उससे कितना चीज़ें खरीदी जा सकती है, वो उससे क्या डिसाइड होता है, उस मुद्रा की मूल्य डिसाइड होती है, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये, मान लीजिए भारत में इतनी चीज़ें, कोई भी चीज़ है, प्रोडक्ट्स है, वो इतनी चीज़ें आ पा रही है। अब उसी 100 रुपये को अगर हम अमेरिका में ले जाते हैं तो उससे कितनी चीज़ें आ पा रही है, उसी 100 रुपये को हम इसको
एक पर्टिकुलर दूसरी कंट्री में ले जा रहे हैं तो कितनी प्रोडक्ट आ पा रहे हैं, तो उससे उससे पर्टिकुलरली इन चीज़ों का एनालिसिस करके परचेसिंग पावर प्रेटी क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत के से डिसाइड होता है कि उस देश की मुद्रा का मूल्य क्या होगा। ठीक है। तीसरा हमारे पास फैक्टर होता है मांग एवं आपूर्ति पर आधारित सिद्धांत। क्या है? मांग एवं आपूर्ति पर आधारित सिद्धांत। ये भी डिसाइड करता है कि उस देश की जो मुद्रा है उसका मूल्य कितना होगा दूसरे देश के कंपैरिजन में। ठीक है। यानी कि उस देश की मुद्रा का मूल्य, उस देश की मुद्रा की जो डिमांड है वो वैश्विक स्तर पर कितनी है। जैसे अमेरिका है, अमेरिकी डॉलर जो है वैश्विक स्तर पर जो है बहुत बड़ी डिमांड है उसकी। ठीक है। अगर आप देखें तो बहुत सारे देश जो है अमेरिकी डॉलर में ही व्यापार करते हैं। उसकी डिमांड जो है, हमने बेसिक से ही पढ़ा है शुरुआत से ही कि इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल है। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो डॉलर की जो है डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो यानी कि डॉलर की वैल्यू भी बढ़ेगी दूसरे देशों के कंपैरिजन में। ठीक है। और उसकी जो है मूल्य जो है बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों है, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा क्यों है? ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम देखें तो दुबई का जो ये करेंसी है उसकी अमेरिकी डॉलर के कंपैरिजन में कई ज़्यादा हाई है, लेकिन उसका जो यूज़ है वो इतना नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अमेरिकी डॉलर का ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों होता है? अमेरिकी डॉलर का ही ज़्यादा क्यों यूज़ होता है? हालांकि मैं बता चुका हूँ दोबारा कि अब तो धीरे धीरे ये चेंजेस हो रहा है क्योंकि बाकी देश भी उभर रहे हैं। बाकी देशों ने भी आपस में जो है समझौते करे हैं कि हम अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। अब अमेरिका का प्रभुत्व भी पूरे विश्व व्यवस्था में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पहले की तुलना में कम हो रहा है। तो धीरे धीरे इसकी डिमांड कम हो रही है, लेकिन ऐसा वर्तमान समय पर भी अभी अच्छी खासी डिमांड है डॉलर की। क्यों है? क्योंकि अमेरिका जो है अपना वर्चस्व रखता है। वर्चस्व मतलब अपना पावर जो है पूरी दुनिया पर रखता है। ठीक है। अमेरिका अगर कोई नीति बना दे अपने देश के लिए, भले ही कोई व्यापारिक नीति बना दे, तो उसका असर जो है पूरे विश्व पर दिखाई देता है, पूरे विश्व के बाज़ारों पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन अगर वहीं कोई छोटा देश जो है अपनी नीति बना दे तो उससे पूरे विश्व पर कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो अमेरिका की जो नीतियाँ हैं वो अगर चेंजेस होती है तो उसका पूरे विश्व पर प्रभाव दिखाई देता है। अमेरिका का जो है क्रेडिबिलिटी, यानी कि अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, अगर वो समय पर लोगों को पैसा दे पाता है, उसके पास अच्छी खासी जो है प्रॉपर्टी है, तो क्या है, आप उसको लोन देना चाहेंगे कि हाँ भाई ये समय पर काम आ सकता है मेरे, मैं इसको लोन दे देता क्योंकि इसके पास पैसा है, ये मेरे को पैसा दे देगा। तो ऐसा ही अमेरिका के साथ भी है और बाकी ऐसे बहुत सारे यूरोपीय देश भी है, ठीक है, जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है। तो क्रेडिबिलिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी क्या है? बहुत ही हाई है। तो ऐसे में क्या है, अमेरिकी जो मूल्य है उसकी करेंसी का वो भी अच्छा खासा है, ठीक है, उसका पूरे विश्व पर मांग है। ठीक है। और इस तरीके से चीज़ें डिसाइड होती है कि कौन किस देश की मुद्रा का मूल्य क्या होगा। ये कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है। और भी कई सारे फैक्टर हैं, जैसे उस देश की बेरोजगारी के स्तर, रोजगार का स्तर क्या है, क्रय शक्ति क्या है उस देश के, ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, वो प्रति व्यक्ति आय क्या, ये सभी फैक्टर्स डिसाइड करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कि उस देश की विनिमय दर में क्या क्या परिवर्तन होंगे, कितना होगा, उस देश की मुद्रा का मूल्य क्या होगा। तो बेसिकली 3 सिद्धांत जो है हमारे पास हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर डिसाइड होता है। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें पढ़ी कि मौद्रिक नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति क्या होती है और विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, वो नीति क्या होती है। तो मौद्रिक नीति के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और उसके कुछ प्रभाव क्या हैं, मौद्रिक नीति की विफलता क्या है, वो ही एक बार और समझ लेते हैं। थ्योरेटिकली मैं बता देता हूँ। मौद्रिक नीति तो हमने अप्लाई तो कर दी, लेकिन ये हर बार या फिर हम कहीं बहुत बड़े लेवल पे उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों में। ठीक है। भारत क्या है, एक विकासशील डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है। तो ऐसे देशों में जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाती तुरंत, क्योंकि जो अगर आरबीआई को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो भारत क्या है, ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कारण भी जो है बहुत ज़्यादा फैक्टर डिसाइड होते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीज़ें हैं जो कि डिसाइड भी करती हैं कि उस देश में महंगाई कितनी होगी, कितनी चीज़ें जो है मंदी क्या होगी, बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे कि भारत को है तेल का जो है, भारत बहुत बड़े लेवल पे आयात करता है। कौन करता है? भारत इंपोर्ट करता है, यानी खरीदता है। भारत के पास खुद के जो है बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं, ऑयल के, गैस के, है ना। तो क्या है, अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो इससे भारत भले ही कितनी अच्छी नीतियाँ बना ले, आरबीआई कितनी अच्छी नीतियाँ बना ले,
या सरकार कितनी अच्छी राजकोषीय नीति बना ले, लेकिन जब ये फैक्टर जो है इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है तो इससे ये भारत के कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, भारत कुछ कोशिशें जरूर कर सकता है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं भारत के कंट्रोल से या किसी भी देश के कंट्रोल से बाहर होती है। ठीक है, तो भारत क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसे में भारत के लिए जो चीज़ें कंट्रोल करना पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम वहीं अमेरिका और जैसे राष्ट्र की बात करें और यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वो मौद्रिक नीति को बेहतर ढंग से चला पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनकी एक तो जनसंख्या कम है, दूसरा उनकी जो पावर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है जो उनकी स्थिति उनके पास उनके ऊपर प्रभाव इतना नहीं पड़ता इन चीज़ों का, अंतर्राष्ट्रीय बदलावों का। लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, उनके ऊपर इनका असर तुरंत दिखाई देता है। तो भारत जैसे राष्ट्र जो है कितनी भी नीतियाँ बना लेते हैं तो उस चीज़ को हम कहें कि पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें और या कोई आपदा आ जाए, ठीक है, कोई आपदा अचानक से आ जाए, जैसे कोरोना आ गया था, तो इसके अंतर्गत राजकोषीय नीति जो है और राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, इस तरीके की नीतियाँ बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाती हैं। ठीक है, मंदी आपदा आ जाए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मंदी आ जाए, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो उसमें भारत जैसे राष्ट्र कोशिश तो करते हैं, ज़रूर करते हैं। जैसे अगर हम कोरोना के टाइम में देखें तो काफ़ी हद तक जो है आरबीआई ने या सरकारों ने कंट्रोल करने की उसको कोशिश की है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 100% सक्सेसफुल हो गए या फिर 100% जो है विफल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि कंट्रोल से बाहर होती हैं और कभी कभी जो है इफेक्ट नहीं कर पाती। तो मौद्रिक नीति का ज़मीनी स्तर पर भारत जैसे देशों में आरबीआई ने कोई मौद्रिक नीति बनाई, लेकिन उसका ज़मीनी स्तर पर तुरंत प्रभाव नहीं दिखाई देता। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, उसका काफ़ी समय लगता है। लेकिन वही विकसित देशों में मौद्रिक नीति अगर बना रहे हैं बैंक, तो उनका सेंट्रल बैंक कुछ भी हो सकता है, वो भारत के केस में आरबीआई है, वहाँ के केस में कुछ और होगा, तो वो ज़मीनी स्तर पर उसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, ठीक है, क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, भारत में जो बहुत बड़ा सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित सेक्टर जो है मतलब जो कि नियमों कानूनों के अंतर्गत आ गए, उसको तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोल देते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इनके बाहर है, सरकार भी इनका अनुमान नहीं लगा पाती कि ये कैसे प्रभावित कर रहे हैं, कहाँ से प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज भी काम करता है। ठीक है, आज भी वहाँ से लोन लेता है। ठीक है, उनके बीच एक्सचेंज चल रहे हैं, तो ये इसको कंट्रोल करना आरबीआई या फिर सरकार के बस में नहीं हो पाता। ठीक है, और कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम बात करें सट्टा बाज़ार। ठीक है, ये चीज़ भी इनके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। ठीक है, सरकार के नियंत्रण से या फिर हम कहें कि आरबीआई के नियंत्रण से। तो ये दोनों ही केसेस में है, राजकोषीय नीति के लिए भी है और ये आरबीआई के जो मौद्रिक नीति है उसकी विफलता के कारण बन जाते हैं। और इन्हीं चीज़ से अंतिमतः क्या, यह आर्थिक समृद्धि प्रभावित होती है, आर्थिक विकास प्रभावित होते हैं, महंगाई जो है प्रभावित होती है, मंदी प्रभावित होती है। ठीक है, और अंतिम रूप से जो विनिमय दर है वो भी प्रभावित होती है। तो ये सभी जो है इसकी सीमाएं हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन इसमें निश्चित तौर पर बनेगा और वो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा बन सकता है। और ये सभी फैक्टर जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसको पूरी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 2 घंटे के आसपास, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बेसिक से बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को समझाया जाए। इंपॉर्टेंट था, अब आप पूरे चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ेंगे, वीडियो देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक बार लिखने की कोशिश को ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में जो है मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। और अगली वीडियो में हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है कृषि, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उसका योगदान क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।